Okay, ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the revision of CA Inter Audit चैप्टर नंबर 5। ये जो चैप्टर है ये सीए इंटर के स्टूडेंट्स को कुछ खासा पसंद होता नहीं है। मुझे भी अपने सीए इंटर के टाइम का कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन जितना जितना मुझे याद है कि मुझे भी ये चैप्टर कुछ खास तरीके से पसंद था नहीं। लेकिन बाय द टाइम मेरे एग्जामिनेशंस आए थे सीए इंटर के मई 2019 में, तब तक मुझ पर ये चैप्टर अच्छे से बनने लगा था। तो उसी की बदौलत है कि मुझे एग्जामिशन आ गया था ऑडिट में सीए इंटर में। आई गॉट 68 मार्क्स। तो शुरू करते हैं रिवीजन को चैप्टर नंबर 5 के ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, आराम आराम से रिवाइज करेंगे, एक एक स्टेप को रिवाइज करेंगे और रिवाइज करने के साथ साथ इन चीज़ों को हम याद भी कर लेंगे, उसकी टेंशन आप मत लो। लेकिन उसके पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। ये जो चैप्टर है ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, ठीक है। अब इस चैप्टर में बैलेंस शीट के आइटम्स के बारे में बताया गया है, पीएनएल के आइटम्स के बारे में भी आपसे बात की गई है कि दोनों भी केसेस में अलग अलग आइटम्स का आपको ऑडिट कैसे करना है। तो जो यहाँ पे प्रोसेस दिए गए हैं अपने सिलेबस में है, ये प्रोसेस जो है ये एग्जॉस्टिव नहीं है। मतलब इनके अलावा भी रियल लाइफ में जब हम ऑडिट करते हैं तो बहुत सारे प्रोसेस हम परफॉर्म करते हैं, लेकिन कुछ लिमिटेड प्रोसेस हैं जो कि उन्होंने यहाँ पे डाले हैं, जो कि कॉमन होते हैं, हर कोई परफॉर्म करता है। उन प्रोसेस को उन लोगों ने यहाँ पे हमारे सिलेबस में इंक्लूड किया है। अब आईसीएआई एग्जामिनेशन में आपसे 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। या तो वो आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेंगे कैटेगरी वाइज, ठीक है, या तो वो बैलेंस शीट में से ट्रेड रिसीवेबल्स उठाएंगे और ट्रेड रिसीवेबल के बारे में पूछ लेंगे। ट्रेड रिसीवेबल्स में आपको वैल्यूएशन का असर्शन चेक करना है, तो आप क्या प्रोसेस परफॉर्म करोगे। दिस इज वन काइंड ऑफ क्वेश्चन दैट दे कैन आस्क इन द एग्जामिनेशन। उसके अलावा वो आपसे जनरल प्रोसेस पूछ सकते हैं कि जनरली आप ट्रेड रिसीवेबल चेक करते वक्त आप क्या क्या चेक करोगे, तो आपको जनरल प्रोसेस लिखने पड़ेंगे आप। या फिर वो चेक कर सकते हैं, आपको 4-5 पॉइंट्स लिख देंगे क्वेश्चन में और पूछेंगे वो अलग अलग आइटम्स के होंगे। कोई ट्रेड रिसीवेबल का होगा, कोई ट्रेड पेबल का होगा, कोई इन्वेंट्री का होगा, कोई रेवेन्यू का होगा, सेल्स का होगा। 4-5 पॉइंट्स ऐसे स्टेटमेंट लिख के देंगे क्वेश्चन में और आपसे पूछेंगे कि ये जो प्रोसीजर हमने यहाँ पे लिखा है, विच असर्शन इज बीइंग एड्रेस्ड बाय दिस पर्टिकुलर प्रोसीजर। आई होप आप रिविजन में बैठे हो तो मैं समझ रहा हूं कि आपको असर्शंस पता होंगे क्या होते हैं ना। जो असर्शन है वो तो आपके क्लियर होने ही चाहिए कि वो बेसिक पार्ट है बिकॉज ऑडिट का। तो कौन सा असर्शन एड्रेस कर रहा है वो भी आपसे पूछ सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्वेश्चन हो गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन इस चैप्टर से आमतौर पर पूछे जाते हैं। और एक स्पेशल कैटेगरी आती है जहां पर जो हमारा शेड्यूल 3 होता है ना, जो हमको हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का फॉर्मेट, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर वगैरह जो देने होते हैं उनके बारे में बात करता है। एडिशनल रेगुलेटरी इंफॉर्मेशन क्या हमको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंक्लूड करनी है उसकी बात करता है। तो उस प्रकार के क्वेश्चन भी आपसे पूछ लिए जाते हैं कि भाई इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोजर कैसे दोगे आप ट्रेड रिसीवेबल का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लासिफिकेशन कैसा दिखना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट में एज पर शेड्यूल 3। तो वो सारी जो बातें होती हैं दोस्तों, वो सारी बातें भी यहाँ पे इन्वॉल्व होती हैं। उसके क्वेश्चन भी आपसे यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। जस्ट गिव मी अ सेकंड। ठीक है जी। तो इसमें क्वेश्चंस तो काफ़ी सारे हैं बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा वेटेज फॉर्म करता है हमारे सीए इंटर के पेपर में ऑडिट के। लेकिन जैसे जैसे हम रिवाइज करते जाएंगे आपके सभी क्वेश्चन सॉल्वेबल बन जाएंगे, आप पे सारे क्वेश्चन सॉल्व करते बनेंगे। इसलिए हम बुक से रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस पे जाने से अच्छा है बुक से पूरा पढ़ लो, ताकि क्वेश्चंस में जो उन्होंने चूज कर करके टॉपिक पूछे हैं वो आप पे डायरेक्टली बन जाए। नेवर प्रिपेयर इस तरीके से कि आप क्वेश्चन बैंक उठाएं और क्वेश्चन बैंक को सॉल्व करके चला जाएं, उसको याद करके जाएं, बिकॉज कॉन्सेप्ट बहुत सारे हैं तो कहीं से भी पूछ सकते हैं आपसे, है ना। तो उस पर सिर्फ रिलाई हमको नहीं करना है। चलिए, तो सबसे पहले स्क्रीन पे आप एक बार देख सकते हैं मेरे जस्ट गिव मी अ सेकंड। क्या हो गया? या ये आपको दिख रहा है ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है इस चैप्टर का। तो इसमें हम ऑडिट ऑफ बैलेंस शीट से शुरू कर रहे हैं। तो अभी जो ये हमारा रिवीजन सेशन है, इस सेशन में हम टारगेट करते हैं कि हम ट्रेड रिसीवेबल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट और इन्वेंट्री पे फोकस करके इनको रिवाइज करके खत्म करेंगे, ताकि हमारे सेशन ज़्यादा बड़े ना हो और आप फटाफट से देख के रिवाइज कर पाओ, ठीक है। चलिए, और ऐसे करके हम सारे कवर कर लेंगे और फिर पीएनएल पे मूव कर जाएंगे। चलिए, तो अभी हम सबसे पहले जाते हैं दोस्तों ट्रेड रिसीवेबल पे और ट्रेड रिसीवेबल का रिवीजन शुरू करेंगे कि क्या प्रोसेस हमको ट्रेड रिसीवेबल्स में परफॉर्म करने होते हैं। चलिए, जो जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, जैसे मैं बोल रहा हूं उसको सुनते जाइए। अगर मैं कुछ रिपीट करने बोलता हूं उसको रिपीट करते जाइए। बाय द एंड ऑफ दिस सेशन आपको सब कुछ याद रहेगा। उसके बाद बस आपको एक बार खुद से सेल्फ स्टडी करना है, बाकी आपको सब याद हो जाएगा, ठीक है। चलिए, सबसे पहले मैं ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करूंगा। यहां से आईसीएआई बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो जो कैश ट्रेड रिसीवेबल, इन्वेंट्री,
ये जो दो टॉपिक मैंने चूज किए हैं अदर देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, इसलिए हम ट्रेड रिसीवेबल से शुरुआत कर रहे हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे भी हम, ये हमारा बैलेंस शीट आइटम है, मतलब हमारा एसेट है। तो यहाँ पे कुछ सर्टेन टाइप ऑफ असर्शंस रहेंगे जो हमको एड्रेस करने पड़ेंगे, जैसे कि एग्जिस्टेंस रहेगा, कंप्लीटनेस तो हम हर जगह देखते ही हैं, राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस में से हमें राइट्स वाला पार्ट यहाँ पे देखना पड़ेगा और वैल्यूएशन वाला पार्ट देखेंगे, और उसके अलावा डिस्क्लोजर वाला असर्शन भी हमको यहाँ पे एड्रेस करना पड़ता है। ठीक है, चलो सबसे पहले दोस्तों हम फोकस करेंगे एग्जिस्टेंस वाले पार्ट पे, कि एग्जिस्टेंस में हम क्या देखते हैं कि कोई भी असेट है हमारा वो एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता। ठीक है, टू एस्टैब्लिश द एग्जिस्टेंस ऑफ द ट्रेड रिसीवेबल्स एज एट द पीरियड एंड, बिकॉज इट इज अ बैलेंस शीट आइटम, तो यहाँ पे अकाउंट में बैलेंस होगा, बैलेंस तो एट द पीरियड एंड ही आएगा जब हम वेरीफाई कर रहे हैं, तो उसको हमको एग्जिस्टेंस को चेक करना है। अब हम क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे वो हमको देखना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले जनरल प्रोसीजर है। क्या है दोस्तों जनरल प्रोसीजर है, बुक पे मत देखो, मुझे सुनो मैं क्या बोल रहा हूं। देखिए दोस्तों, जब हम अकाउंट रिसीवेबल को ऑडिट करने जाते हैं, ठीक है, तो सबसे पहला हमारा पर्पस होता है एग्जिस्टेंस का, कि अगर अकाउंट रिसीवेबल एग्जिस्ट ही नहीं करता होगा तो उसका एक्यूरेसी वगैरह चेक करने से क्या फायदा होगा, कुछ फायदा नहीं होगा। तो सबसे पहले मुझे एग्जिस्टेंस पे ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो बेसिक प्रोसीजर होता है ना प्रैक्टिकल लाइफ में, उसकी शुरुआत होती है कैसे, हम अकाउंट रिसीवेबल की लिस्टिंग मांगते हैं, लिस्ट मांगते हैं अकाउंट रिसीवेबल की, किससे, क्लाइंट से। क्लाइंट हमको लिस्टिंग दे देगा, अब उस लिस्टिंग को मैं जनरल लेजर से कंपेयर करूंगा। जनरल लेजर क्या होता है, जनरल लेजर दोस्तों जो ट्रायल बैलेंस में जनरल लेजर बनते हैं ना, अपने ट्रायल बैलेंस में अलग अलग अकाउंट्स बनते हैं, उन अकाउंट्स को मैं कहता हूं जनरल लेजर। उस जनरल लेजर को मैं अपनी लिस्ट के बैलेंस से कंपेयर करूंगा, और वहां पे कोई डिफरेंस रहेगा तो मेरा वो रिकंसाइलिंग आइटम बनेगा, जिसको मैं बाद में इन्वेस्टिगेट करूंगा। तो सबसे पहला स्टेप हो जाता है कि मुझे एजिंग रिपोर्ट या फिर एआर लिस्टिंग लेनी है और उसको कंपेयर करना है किसके साथ दोस्तों, जनरल लेजर के साथ। ये मेरा पहला पॉइंट आपको बता के हुआ, इतनी बात समझी। तो इससे मैंने सबसे पहले ये साझा कर लिया कि जो अकाउंट्स में रिकॉर्ड हुआ है और जो मेरा लिस्टिंग है वो दोनों एक दूसरे से कंपेरेबल हो रहे हैं या फिर नहीं हो रहा है, ये मैंने बेसिक चेक मार लिया इस पे। अब मेरी बात सुनिएगा, अब देखो अकाउंट रिसीवेबल में क्या होता है, अकाउंट रिसीवेबल की कभी कभी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए ना हमारे पास कंफर्मेशन भेजने का ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, मैनेजमेंट मना कर देगी, तो उस केस में हमको सब्सिक्वेंट रिसीट जो होते हैं, मतलब बाद में जो पैसा हमको कस्टमर से मिला, उस पैसे को देख के हम ये समझते हैं कि हाँ पैसा आया है, मतलब ये ईयर एंड पे बैलेंस एग्जिस्ट करता था। हम ये ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, तो उसके लिए हमको क्या लगेगी, सब्सिक्वेंट रिसीट की लिस्टिंग लगेगी। तो मैं ये देखूंगा कि भैया जो सब्सिक्वेंट रिसीट पैसा हमको रियलाइज होता है, क्या वो रियलाइजेशन की जो लिस्ट है वो इनवॉइस वाइज लिस्ट मौजूद है, इनके पास होनी चाहिए इनवॉइस वाइज, किस इनवॉइस के अगेंस्ट कितना पैसा आया, कितना आपने नॉक ऑफ किया। और अगर इनवॉइस वाइज नहीं है तो जो भी पैसा आता है वो क्रोनोलॉजिकली या फिर फीफो मेथड के बेसिस पर आप नॉक ऑफ करते जाते हो अगेंस्ट द बैलेंस ऑफ द कस्टमर। जो इनवॉइस पहले से आउटस्टैंडिंग है उसको पहले नॉक ऑफ करोगे, जो बाद में उसको बाद में नॉक आउट करोगे। ये 2 पॉइंट्स हो गए। तीसरी बात, तीसरा और बेसिक जो डिस्कशन आप करते हो वो देखते हो क्रिटिकल चीज, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, कि कहीं कोई ज्यादा लंबे आउटस्टैंडिंग तो नहीं है। अगर ज्यादा लंबे आउटस्टैंडिंग होंगे तो वहां पे मुझे रिस्क आ जाता है कि भैया यहाँ पे अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाना पड़ेगा। अब इन्होंने बनाया या फिर नहीं बनाया, तो उसके लिए हम इंक्वायरी करते हैं कि लार्ज आउटस्टैंडिंग बैलेंस अगर आपके कुछ हैं जो लंबे समय से क्या है आउटस्टैंडिंग में पड़े हुए हैं, तो वेदर नॉट उस पर आपने प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बनाया है या फिर नहीं बनाया है, और अगर नहीं बनाया है तो उसके रीजंस दो और उसका जस्टिफिकेशन दो। ये 3 पॉइंट्स मैंने आपको बोली है, देखो यहाँ पे लिखे। तो जनरल प्रोसेस क्या है, पहला मैंने क्या बोला सर, जनरल लेजर से हम कंपेयर करेंगे किसको, एजिंग रिपोर्ट को। तो आस्क फॉर अ पीरियड एंड अकाउंट रिसीवेबल एजिंग रिपोर्ट एंड ट्रेस द बैलेंस एज पर द रिपोर्ट टू द जनरल लेजर। ये पहला पॉइंट। दूसरा मैंने क्या बोला था, हमने क्या किया था दोस्तों, वी चेक द रियलाइजेशन इज रिकॉर्डेड इनवॉइस वाइज और नॉट। अगर इनवॉइस वाइज रिकॉर्ड नहीं हुआ है, इफ नॉट देन चेक मनी रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स इज एडजस्टेड क्रोनोलॉजिकली इनवॉइस वाइज और ऑन फीफो बेसिस। और तीसरा पॉइंट मैंने क्या बोला, लार्ज बैलेंस इज ड्यू फॉर लॉन्ग टाइम, ऑडिटर शुड आस्क फॉर रीजंस एंड जस्टिफिकेशन फॉर द सेम। 3 बेसिक चीजें हो गई। हाँ अब देखो चौथा पॉइंट ये जो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, कंट्रोल्स चेक करने हैं, whether there are any controls in place to ensure that invoice cannot be recorded more than once। एक बार इनवॉइस रिकॉर्ड होता है सर, एक ही बार होना चाहिए, यही सही रास्ता है। हाँ तो एक से ज्यादा बार तो रिकॉर्ड नहीं होगा। अगर एक से ज्यादा बार रिकॉर्ड हो जाएगा तो क्या होगा दोस्तों, ओवर स्टेटमेंट हो जाएगा, रेवेन्यू का भी और रिसीवेबल्स का भी। तो इस वजह से कहते हैं कंट्रोल्स होने चाहिए, ताकि एक इनवॉइस एक बार रिकॉर्ड हो गया अब वो दूसरी बार रिकॉर्ड नहीं होगा। प्रैक्टिकल लाइफ में क्या होता है, सिस्टम जो रहता है उसमें सीक्वेंस वाइज क्या होती है, इनवॉइस नंबरिंग होती है। तो एक सीक्वेंस का एक सीरियल नंबर का अगर इनवॉइस रेज हो गया तो वापस से रिकॉर्ड नहीं होगा। समझ रहे हो मेरी बात को, उस टाइप के कंट्रोल्स मौजूद होते हैं ऑटोमेटेड। तो ये 3-4 चीजें जनरल प्रोसेस की मुझको देखनी है। ठीक है, तो चलो
जनरल प्रोसेस क्या है ट्रेड रिसीव्स देखने के लिए 4 पॉइंट्स बोले। पहला वाला मैंने क्या बोला कि हमें सबसे पहले जनरल लेजर को कंपेयर करना है अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग रिपोर्ट के साथ। दूसरी बात मैंने क्या बोली, वी विल चेक दैट इनवॉइस वाइज रिलेशन की लिस्ट है, और अगर नहीं है तो क्या जो पैसा आता है वॉट एवर द मनी इज रिसीव्ड इट इज बीइंग एडजस्टेड ऑन द बेस ऑफ फीफो मेथड और क्रोनोलॉजिकली एज पर द सीक्वेंस ऑफ द इनवॉइस। और तीसरी बात मैंने क्या बोली, तीसरी बात बोली मैंने कि लार्ज बैलेंसेस अगर हैं जो कि लॉन्ग टाइम से आउटस्टैंडिंग है तो उनके लिए रीजंस और जस्टिफिकेशन अगर प्रोविजन नहीं बनाया है तो। और चौथा पॉइंट कंट्रोल वाला, वेदर और नॉट कंट्रोल एग्जिस्ट दैट इंश्योर्स दैट एनी इनवॉइस कैन नॉट बी रिकॉर्डेड मोर देन वंस। ये 4 जनरल प्रोसेस हैं ट्रेड रिसीवेबल्स के एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस की हम बात करेंगे। किसकी दोस्तों, डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस, जो कि सिमिलर टू हमारा ऐसे 505 है। सिमिलर नहीं है, ऐसे 505 के ही प्रोसेस हैं, बस उसको थोड़ी सी ऐसा घुमा फिरा के भाषा में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। चलो क्या होता है दोस्तों, कंप्लीट मैं क्या कंफर्मेशन सेंड कर रहा हूं, कंफर्मेशन में क्या करता हूं, इट इज अ डायरेक्ट रिटर्न रिस्पॉन्स। किससे आता है दोस्तों, कंफर्मिंग पार्टी से आता है। यहां पे मैं क्या चेक कर रहा हूं, ट्रेड रिसीवेबल चेक कर रहा हूं, तो किससे आएगा वो, सर कस्टमर से आएगा हमारे पास। किससे आएगा दोस्तों, कस्टमर से हमारे पास आएगा। तो क्या मैं डायरेक्टली कॉन्टेक्ट कर रहा हूं कस्टमर को, यस। डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस में दोस्तों आई एम कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर्स डायरेक्टली। और क्या करना चाहते हैं हम अपने बैलेंसेस को कंफर्म करना चाहते हैं जो कि अनपेड बैलेंसेस हैं, टू कंफर्म द अनपेड बैलेंसेस और अमाउंट्स। अब अमाउंट्स या बैलेंसेस जो मेरे हैं वो एट द बैलेंस शीट भी हो सकते हैं, या फिर बैलेंस शीट डेट जो हमारी 31 मार्च है या तो उस दिन के भी हो सकते हैं, या फिर मुझे कोई स्पेसिफाइड मेरी कोई डेट है, मैंने कहा मान लो आप मुझे बताओ 31 जनवरी को कितना आउटस्टैंडिंग था, उस दिन का बैलेंस बताओ मुझे, तो वो भी कर सकता हूं क्या, हाँ। तो एट सम सेलेक्टेड डेट, तो दोनों भी डेट्स के हम उनसे पूछ सकते हैं, कंफर्म कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, कंफर्मेशन जो होता है, कंफर्मेशन का फॉर्मेट 2 तरीके का होता है दोस्तों। देखो पहला फॉर्मेट होता है जहां पे हम बैलेंस लिख के भेजते हैं, बैलेंस आउटस्टैंडिंग जो हमारे बुक्स में दिख रहा है, वो मैनेजमेंट की बुक्स में जो मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बैलेंस दिख रहा है, वो बैलेंस हम लिख देते हैं कंफर्मेशन में कि भैया आप एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, बताओ हमको इस बैलेंस से। या फिर दूसरा फॉर्म रहता है हम कुछ नहीं लिखते, हम बस उनको विदाउट बैलेंस आउटस्टैंडिंग कंफर्मेशन भेजते हैं, उसमें इतना रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वी रिक्वेस्ट देम टू प्लीज कंफर्म द बैलेंसेस इन देयर बुक्स एज पर देयर बुक्स। तो वो क्या होता है, ब्लैंक कंफर्मेशन होती है, एंड इट इज मोर एडवाइजेबल टू बी यूज। तो ये तरीके मैंने फॉर्म बता दिया आपको कंफर्मेशन के, ठीक है। अब मैं कस्टमर को कंफर्मेशन भेज रहा हूं, मैनेजमेंट का अथॉरिटी लेटर लगता है सर, हाँ सर बिल्कुल लगता है। तो मुझे कंसेंट ऑब्टेन करना पड़ेगा क्या एंटिटी का, हाँ, विद द कंसेंट ऑफ द एंटिटी मैनेजमेंट रिक्वेस्ट। अब मैनेजमेंट हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, नॉट टू सीक द कंफर्मेशन। अगर उसने अथॉरिटी दे दी कि भैया आप जाओ कंफर्मेशन ले लो, वी डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट इफ दे आर रिक्वेस्टिंग अस नॉट टू सेंड द कंफर्मेशंस, in that case I'll have to ask them about their valid grounds, whether or not valid ground exists for this particular refusal। याद आ रहा है कि ऐसे 505 में यही प्रोसीजर फॉलो किया था, हाँ। एंड वी हैव टू रिकंसिडर द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ आवर ऑडिट प्रोसेस, ठीक है, क्योंकि ऑल्टरनेट प्रोसेस हमको परफॉर्म करने पड़ेंगे। फिर ये चीजें बता के मेरी हुई। अब सवाल ये उठता है कि सर कंफर्मेशन आएगा, डिस्क्रिपेंसी आ जाएगी, तब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज रिवील्ड। कंफर्मेशन हमारे पास आए, ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन में कोई बैलेंस में कोई डिस्क्रिपेंसी आ जाए, या फिर हमने और ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे तो हमें कोई डिस्क्रिपेंसी मिल जाए, तो उस केस में इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल करनी पड़ेगी डिस्क्रिपेंसीज को। इतनी बात समझी, हाँ। अब हो सकता है सर रिप्लाई ही ना आए कंफर्मेशन का, देयर इज नो रिप्लाई फॉर द कंफर्मेशन, देन परफॉर्म द अल्टरनेटिव प्रोसीजर, जैसे कि कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली। ये मैंने स्टार्टिंग में बताया था, हम ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म करते थे, सब्सिक्वेंटली जो पैसा आया होगा उससे आप वेरीफाई करो एग्जिस्टेंस को। रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक्चुअली अकर हुए हैं क्या, उसका वेरिफिकेशन आप करके भी पता कर सकते हो कि अकाउंट रिसीवेबल बैलेंस आपका एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो ये मेरा डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर बता के हुआ, जो इतना मैंने चार्ट बना के आपको कहानी के तौर पर सुना दिया ना, ये ICAI ने यहाँ पे सब फैल फैल के ये एक पेज में लिखा है पूरा, ठीक है। आ जाओ पढ़ लो मेरे साथ। सबसे पहला हम दोस्तों क्या कर रहे थे, वर वी कॉन्टेक्टिंग द कस्टमर्स डायरेक्टली, हाँ। इन डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर वी कॉन्टेक्ट द कस्टमर्स डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द अमाउंट ऑफ अनपेड अकाउंट रिसीवेबल एज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड। लेकिन सर आपने तो बोला था कोई सिलेक्टेड डेट का भी मांग सकते हैं, हाँ दोस्तों मांग सकते हैं। यहां पे देखो, द ट्रेड रिसीवेबल मे बी रिक्वेस्टेड टू कंफर्म द बैलेंस ईदर एट द डेट ऑफ द बैलेंस शीट और एज एट एनी अदर सिलेक्टेड डेट। कूल, ये पॉइंट मैंने बोला था, हाँ। फिर हमने क्या देखा था दोस्तों कि भैया मैनेजमेंट क्या, नहीं हमने ऊपर वाले चार्ट में ऊपर वाले एरो में हमने ये देखा था कि फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन क्या है। द फॉर्म ऑफ रिक्वेस्टिंग कंफर्मेशन कैन बी द फॉर्म विद बैलेंस आउटस्टैंडिंग अमाउंट wherein the trade receiver is requested to respond whether or not he is in agreement with the balance shown,
or the form without any balance mentioned therein wherein the trade receiver is requested to respond with the balance outstanding as per his records. तो ये ब्लैंक कंफर्मेशन हो गया. और इसके बाद हमने क्या देखा था कि अगर भैया मैनेजमेंट का कंसेंट हमको लेना होता है ना, हाँ कंसेंट हम ले रहे थे लेकिन मैनेजमेंट रिक्वेस्ट करती है डू नॉट सीक द confirmation. In that case, we will do what? We will consider whether there are valid grounds for such request, and then what we will do? We will reconsider the nature, timing, and extent of our audit process. ठीक है जी. और लास्ट में क्या देखा था कि अगर डिस्क्रिपेंसी रिवील हो जाती है कुछ, एनी डिस्क्रिपेंसी इज रिवील्ड, इन दैट केस व्हाट वी विल डू? वी विल find out the reasons for the discrepancy by investigating and reconciling the same. तो ये आपको देखना पड़ेगा. ठीक है. तो ऐसे करके 4-5 पॉइंट्स मैंने आपको याद कराए. और लास्ट वाला पॉइंट जो स्थिति परिस्थिति बन सकती है कि भैया रिप्लाई ही ना आए कंफर्मेशन का, when no reply is received the auditor should perform what? Alternative process, or you can say alternate process regarding the balances. This could include, क्या देखते थे? कैश रिसीव्ड सब्सिक्वेंटली को एग्री करो, चेक करो, एंड प्रिपेयरिंग अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ द बैलेंस दैट रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक्चुअली अकर्ड. ये दोनों भी मैंने बोले थे, वो दोनों पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हैं. ठीक है जी. तो क्या बोला मैंने दोस्तों? मुझे ट्रेड रिसीवेबल की एग्जिस्टेंस चेक करनी है, उसके लिए मैं क्या परफॉर्म कर सकता हूं? मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता हूं. फटाफट से मेरे साथ रिवाइज करो 1 मिनट में. डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर हम क्या करते हैं? वी आर डायरेक्टली कम्युनिकेटिंग विद द customers and we are trying to obtain the confirmations about the amounts unpaid for the account receivable as at the reporting date. But क्या मैं ट्रेड रिसीवेबल का कंफर्मेशन as at the balance sheet date और उसके अलावा as at a selected date ले सकता हूं? हाँ सर, दोनों भी केस में ले सकते हैं. अच्छा, एक बात बताओ, क्या फॉर्म हो सकता है कंफर्मेशन का? देयर कुड बी 2 फॉर्म्स. एक फॉर्म ऑफ कंफर्मेशन क्या है? जहां पे वेयर आई मेंशन द बैलेंसेस ऑफ द अकाउंट रिसीवेबल एज पर द बुक्स ऑफ मैनेजमेंट एंड वी विल आस्क देम दैट वेदर और नॉट यू एग्री विद द सेम. और दूसरे में मैं क्या कर सकता हूं? दैट आई विल नॉट मेंशन एनी काइंड ऑफ बैलेंस इन द कंफर्मेशन बट आई विल आस्क देम टू रिस्पॉन्ड एंड कंफर्म द बैलेंसेस एज पर देयर रिकॉर्ड्स. इतना हो गया. अब मैनेजमेंट का कंसेंट लेना है क्या? हाँ सर, मैनेजमेंट का कंसेंट लेना है. बट इफ मैनेजमेंट रिक्वेस्ट that do not seek the confirmation, in that case what we'll do? We'll consider whether or not there are valid grounds for that particular refusal and we will consider its impact on the nature, timing and extent of the audit process. अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या सिचुएशन बन सकती है? सर डिस्क्रिपेंसी मिल सकती है. इफ एनी डिस्क्रिपेंसी इज रिवील्ड, उस केस में मैं क्या करूंगा? आई विल इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसी. और लास्ट की स्थिति क्या बन सकती है? दैट इफ एट ऑल वी डू नॉट ऑब्टेन द रिप्लाई, हमें रिप्लाई नहीं मिला कंफर्मेशन का, तो हमारे पास क्या ऑप्शन रहता है? ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परफॉर्म को करने पड़ेंगे. जैसे कि सब्सिक्वेंट कैश जो रिसीव होगा उसको चेक करना, उसको एग्री करना, या फिर एनालिसिस परफॉर्म करके ये पता करना कि रेवेन्यू ट्रांजैक्शंस एक्चुअली अकर हुए हैं या फिर नहीं हुए. ठीक है जी. ये डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस मेरा बता के हो गया अकाउंट रिसीवेबल के लिए आपका. चलिए आगे आ जाओ जरा सा. अब दूसरे असर्शन की बात मैं आप सभी से कर रहा हूं. कौन सा है वो? कंप्लीटनेस का. जस्ट गिव मी अ सेकंड. ठीक है, चलो भाई कंप्लीटनेस देख लें. कंप्लीटनेस. अब कंप्लीटनेस में दोस्तों हम क्या देखते हैं कि जो ट्रेड रिसीवेबल, अभी तक हमने बेसिक प्रोसीजर जो हमारे थे वो हमने परफॉर्म कर लिए. हमें पता है ट्रेड रिसीवेबल एग्जिस्ट करते हैं. जो हमें लिस्ट में दिख रहा था वो एग्जिस्ट करता है रियल में. लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये लिस्ट जो है, ये लिस्ट जिसके बेस पर मैं कंफर्मेशन भेज रहा था, वेदर और नॉट द लिस्ट इटसेल्फ इज कंप्लीट और नॉट. क्या पता कुछ बैलेंस एक्चुअल में हो लेकिन यहाँ लिस्ट में ना दिखाए हो, तो उनका मैं कंफर्मेशन कैसे भेजूंगा? फिर मुझे पता ही नहीं है कि एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते. राइट. तो उसके लिए हमको चाहिए पड़ती दोस्तों कंप्लीटनेस, कि जितने भी रिसीवेबल है वो सारे के सारे रिसीवेबल्स एक्चुअल में लिस्ट में इंक्लूड करे गए हैं या फिर नहीं करे गए हैं. तो यहाँ पे हमारा क्या आता है दोस्तों? कंप्लीटनेस वाला असर्शन टेस्ट करने के लिए आता है. ऑल ट्रेड रिसीवेबल बैलेंसेस दैट वाज सपोज्ड टू बी रिकॉर्डेड हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. तो दोस्तों जनरल प्रोसेस क्या है कंप्लीटनेस इंश्योर करने के लिए? ठीक है, यहाँ पे नोट्स पे आ जाओ मेरे साथ एक बार. यहाँ पे आ जाइए आप सब. कंप्लीटनेस की बात मैं आप सबसे कर रहा हूं. किसकी बात कर रहा हूं? कंप्लीटनेस की बात कर रहा हूं. इसमें कहते हैं कट ऑफ प्रोसेस परफॉर्म करने हैं आपको और उसके साथ साथ अदर प्रोसेस परफॉर्म करने हैं आपको. ठीक है, पहला कट ऑफ प्रोसीजर भी है इसमें और दूसरा अदर प्रोसेस भी इसमें है. तो पहले कट ऑफ प्रोसीजर पे अपन थोड़ा सा फोकस मारते हैं कि कट ऑफ प्रोसीजर कैसे होते हैं. दोस्तों कट ऑफ प्रोसीजर में क्या होता है? मैं एक डेट डिसाइड कर लेता हूं कि ये मेरा पीरियड एंड है. मान लीजिए 31 मार्च जो यूजुअली हमारा पीरियड एंड होता है. अब वो मेरा पीरियड एंड है तो उसके लिए कहते हैं कि उन लास्ट फ्यू डेज के जो इनवॉइसेस हैं, लास्ट फ्यू डेज के इनवॉइसेस, मतलब जनरली लास्ट के 5 या 6 दिन का, एक हफ्ते का इनवॉइस चेक करते हैं कि लास्ट के फ्यू डेज के जो इनवॉइसेस हैं, सेल्स के इनवॉइस जो रेज हुए हैं, जो रिकॉर्ड कर रखे हैं, जो कि आपके ट्रेड रिसीवेबल में दिख रहे होंगे, गुड्स डिस्पैच हुए हैं क्या उनके लिए?
क्या उनके लिए गुड्स डिस्पैच हुए हैं क्या? क्योंकि अगर गुड्स अगर डिस्पैच नहीं हुए होंगे तो रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ, और रिस्क रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं हुआ तो रेवेन्यू कैसे रिकॉग्नाइज करोगे? और रेवेन्यू अगर रिकॉग्नाइज नहीं हुआ तो हाउ कम देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ रिकॉग्नाइजिंग द रिसीवेबल? तो ये क्यों करना पड़ रहा है? बिकॉज अगर मैं कट ऑफ प्रोसीजर चेक नहीं करूंगा तो यहां पे एक रिस्क रहता है सेल्स के ओवर स्टेटेड होने का या फिर अंडर स्टेटेड होने का। अगर गुड डिस्पैच नहीं हुए होते और इनवॉइस रेस करके रिकॉर्ड कर रखा होता तो क्या होता? ओवर स्टेटमेंट हो जाता सेल्स का, या फिर इसका वाइस वर्सा होता तो अंडर स्टेटेड हो जाता, और इससे अल्टीमेटली मेरे ट्रेड रिसीवेबल की कंप्लीटनेस पे सवाल खड़े होते। ठीक है जी, तो ये पहली चीज बताई कि लास्ट फ्यू डेज के इनवॉइसेस को चेक करना है दैट वेदर और नॉट गुड्स आर डिस्पैच्ड और नॉट फॉर दोस पर्टिकुलर इनवॉइसेस। सेकंड पॉइंट अबाउट कट ऑफ इज गुड्स डिस्पैच। अगर कोई गुड्स ऐसे हैं जो प्रायर टू द ईयर एंड डिस्पैच हुए, अब देखो यहां पे तो इनवॉइस रेस कर दिया था, यहां पे वो गुड्स डिस्पैच से इनवॉइस पे आ रहा है, उल्टा आ रहा है। गुड्स डिस्पैच किए, हाँ किए, कब किए? प्रायर टू द ईयर एंड किए। तो प्रायर टू द ईयर एंड अगर डिस्पैच हो गया मतलब रिस्क रिवॉर्ड आपने ट्रांसफर कर दिया है, हाँ, तो क्या मेरा रेवेन्यू रिकॉग्नाइज होना चाहिए? हाँ, तो क्या मेरा रिसीवेबल भी रिकॉग्नाइज होना चाहिए? हाँ, तो वेदर और नॉट दे आर इंक्लूडेड इन द डेटर और नॉट। कुल लॉजिकल है। हाँ, पोस्ट ईयर एंड अगर है, ईयर एंड के बाद है, मतलब रिस्क एंड रिवॉर्ड जो है वो आफ्टर द ईयर एंड ट्रांसफर हुआ। हाँ सर, आफ्टर द ईयर एंड ट्रांसफर हुआ, तो वेदर इट शुड बी इंक्लूडेड इन आवर डेटर्स? नो सर, इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन आवर सेल्स एज वेल एज द डेटर्स, सो इट शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द डेटर्स। ये आपको चेक करने हैं कहां पे? कट ऑफ प्रोसेस में ये दो चीजें। कूल, कहां लिखी है? यहां पे आ जाओ। जनरल प्रोसीजर्स है कट ऑफ प्रोसीजर। द ऑर्डर नीड्स टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ ऑफ द कट ऑफ्स। विदाउट अ कट ऑफ sales could be understated or overstated, hence we'll have to perform the following procedures. पहला, for the invoices issued during the last few days of the year end, or you can say the cutoff period, and which have been included in the debtors, check that goods should have been dispatched and not lying with the company. पहला पॉइंट बोला था मैंने। दूसरा मैंने क्या बोला था? अगर गुड्स मेरे prior to the period dispatch हो चुके हैं, है ना, have been invoiced and included in the debtors, इनवॉइस बना दिया है और डेटर उनका रिकॉग्नाइज, क्योंकि इनवॉइस बनेगा तो आपको डेटर आपका रिकॉग्नाइज होगा, है ना, तो वेदर और नॉट इट इज इंक्लूडेड इन द डेटर और नॉट। तीसरा पॉइंट, नो गुड्स डिस्पैच्ड आफ्टर द ईयर एंड हैव बीन इनवॉइस्ड एंड इंक्लूडेड इन द डेटर्स फॉर द पीरियड अंडर ऑडिट, वाइस वर्सा ऊपर वाले का। ठीक है, तो तीन आपके कट ऑफ प्रोसीजर्स हैं। अब ये जो नीचे लिखे हैं ना चार पॉइंट्स, ये आपके अदर प्रोसीजर्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? अदर प्रोसीजर्स। वो देखो यहां पे लिखे हुए हैं, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ध्यान देना मेरी बात को, स्क्रीन पे मत देखो, मुझे सुनो। मैं कह रहा हूं आपसे कि ट्रेड रिसीवेबल्स जो है डेटर्स हैं। डेटर्स अल्टीमेटली क्या है? कस्टमर्स हैं। कस्टमर से पैसा चाहिए। पैसा किस चीज का चाहिए होगा आपको? सेल्स का पैसा चाहिए होगा। तो भैया सेल्स तो रिकॉर्ड करेंगे। क्या होता है ना, ईआरपी चलता है आजकल, आपने ऐसी सेल्स की एंट्री मारी ना, तुरंत वो डेटर रिकॉग्नाइज हो जाता है, आपको अलग से रिकॉग्नाइज नहीं करना पड़ेगा। तो जिस बेस पर आप सेल्स रिकॉर्ड कर रहे हो उसी बेस पर वो डेटर भी रिकॉग्नाइज हुआ है। समझ रहे हो मेरी बात को? तो उससे रिलेटेड कोई इनवॉइसेस होंगे। अगर आपको चेक करना है कि भैया एआर बैलेंस जो है, अकाउंट रिसीवेबल जो मेरा दिख रहा है, वेदर और नॉट वो कंप्लीट है कि नहीं, तो उसके लिए आप एक प्रोसीजर और कर सकते हो कि आप एक काम करो, कुछ टेस्ट चेक करो, सैंपलिंग करो, कुछ ऐसे बैलेंस उठाओ अकाउंट रिसीवेबल की लिस्टिंग में से जिसके लिए आप इनवॉइस वगैरह चेक करना चाहते हो, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन चेक करना चाहते हो। टेस्ट इनवॉइसेस that you will select from the aging report. Select few invoices from the aging report और उनके supporting documentation को check करो। किस चीज के लिए? whether or not they are recorded with the whether or not they are recorded with the correct amount, correct period and for the correct customer. सही कस्टमर के लिए रिकॉर्ड हुए, सही पीरियड में रिकॉर्ड हुए, सही अमाउंट के साथ रिकॉर्ड हुए। आइडियली ये जो प्रोसीजर है ना दोस्तों, ये प्रोसीजर आइडियली it is not directly addressing the completeness assertion, but ये indirectly completeness को address करता है। ठीक है, तो इस वजह से हमने उसको यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है, बट डायरेक्टली अगर आप सोचने जाओगे तो डायरेक्टली कंप्लीटनेस पे इंपैक्ट नहीं मारता। अल्टीमेटली तुम एआर एजिंग रिपोर्ट में से उठा रहे हो ना, फिर उसके बाद जाके तुम चेक कर रहे हो, समझ रहे हो, लिस्ट तो ऑलरेडी तुम्हारे पास है, तो ऐसा होता है। अब एक और इसमें प्रोसीजर कर सकते हैं, इनवॉइसेस के अलावा आप उस इनवॉइस को मैच कर सकते हो किसके साथ? डिस्पैच डॉक्यूमेंट्स या फिर शिपिंग डॉक्यूमेंट के साथ। एक डिस्पैच डॉक्यूमेंट बनता है, शिपिंग डॉक्यूमेंट बनता है, तो इनवॉइस को उससे मैच करो वेदर और नॉट दैट इनवॉइस इज रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड। क्योंकि डिस्पैच अगर 4 अप्रैल को हुआ है, इनवॉइस मेरा 31 मार्च का है, तो 31 मार्च को आपने सेल रिकॉर्ड कर दी, लेकिन डिस्पैच डॉक्यूमेंट तो 4 अप्रैल का, मतलब अगले साल उसके अंदर वो ट्रांसफर हुआ, तो अगले साल रिकॉर्ड होना चाहिए। तो करेक्ट पीरियड को टेस्ट करने के लिए वो ये काम करते हैं, मैचिंग द इनवॉइस विद द शिपिंग डॉक्यूमेंट और डिस्पैच डॉक्यूमेंट। और दो स्पेशल केस की बात यहां पे की है, बिल एंड होल्ड सेल जो होती है। बिल एंड होल्ड में क्या होता है? मैं बिलिंग कर देता हूं, इनवॉइस मैंने कर दिया, ठीक है, सेल्स मेरी हो गई,
बट कस्टमर मेरे को कहता है हमारे पास जगह नहीं है हमारे वेयर हाउस में, अभी के लिए आप अपने पास माल रखे रहो, लेकिन हाँ वो माल हमारा है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गया, बिलिंग हो गई। तो बिल एंड होल्ड सेल में वी हैव टू वेरीफाई द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन वेदर एक्चुअल सेल्स हैज बीन टेकन प्लेस और नॉट, एक्चुअल सेल्स हुआ है या फिर नहीं हुआ है, ये देखना पड़ेगा। वरना तो माल रखे रहो, उसे बोल दो कि हाँ भाई बिल एंड होल्ड वाला है, हो गया रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर, पूरी इन्वेंट्री के लिए आप ऐसा इनवॉइस इशू कर दोगे, राइट। तो वो आपको डॉक्यूमेंटेशन चेक करना पड़ेगा। लास्ट, क्रेडिट मेमोज, दैट जो भी क्रेडिट मेमोज आपने इशू किए हैं ड्यूरिंग द पीरियड, वेदर और नॉट दे आर ऑथोराइज्ड एंड आर रिकॉर्डेड इन द करेक्ट पीरियड और नॉट। तो वो सारे 3-4 पॉइंट्स है ना वो यहाँ पे लिखें। देखो, टेस्ट इनवॉइसेस लिस्टेड इन रिसीवेबल्स रिपोर्ट, select few invoices and compare them with the supporting documentation whether or not they are recorded with the correct amount, correct customers and on the correct date। इतनी बात समझी? ओके। दूसरी बात, मैच द इनवॉइसेस टू शिपिंग और डिस्पैच लॉग, मैच इनवॉइस डेट्स टू द शिपिंग डेट्स दैट सेल्स आर बीइंग रिकॉर्डेड इन द करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड। ठीक है जी। फिर थोड़ा सा आगे आप देखोगे तो यहां पे देखो, असेस व्हाट बिल एंड होल्ड सेल इफ देयर इज अ सिचुएशन वेयर कंपनी इज बिलिंग कस्टमर्स फॉर सेल डिस्पाइट स्टिल रिटेनिंग द गुड्स ऑन साइट, एग्जामाइन द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंटेशन, अभी हमने देखा। और क्रेडिट मेमोस को क्या करना है, रिव्यू करना है ऑन सैंपल बेसिस ड्यूरिंग द ऑडिट पीरियड टू सी इफ दे वर प्रॉपर्ली ऑथराइज्ड एंड वेदर दे वर इशूड इन द करेक्ट पीरियड। तो ये प्रोसेस आपको कंप्लीटनेस का अगर पूछा जाए तो ये 4-5 चीजें आपको लिख के आनी पड़ेगी। पहले कट ऑफ लिखोगे, फिर इनवॉइसेस का, डिस्पैच डॉक्यूमेंट का, बिल एंड होल्ड का और लास्ट वाला क्रेडिट मेमोस का। तो ये आप लिख के आओगे इतना, ठीक है। चलो जरा सा आगे आ जाओ। अब कुछ अगले असर्शन की बात यहां पे लोग करेंगे, वैल्यूएशन की बात कर रहे हैं। किसकी? वैल्यूएशन वाला असर्शन कि हमारा जो ट्रेड रिसीवेबल है वो सही से उसकी वैल्यू दिख रही है या फिर नहीं दिख रही है। चलिए चलो भाई करें फिर। ट्रेड रिसीवेबल्स बैलेंस हैव बीन वैल्यूड एप्रोप्रिएटली, ये हमको देखना है। जनरल प्रोसेस क्या है इसके? देखो, ट्रेड रिसीवेबल में ज्यादा कुछ नहीं होता, आपने जो सब चीजें अभी ऊपर इनवॉइस वगैरह चेक करे उससे उसकी वैल्यू जो इनवॉइस के हिसाब से आनी चाहिए वो तो आपने देख ली, लेकिन अल्टीमेटली उसका जो वैल्यूएशन होता है ना उसका एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है प्रोविजन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, कि जो लंबे समय के लिए आउटस्टैंडिंग आपका बैलेंस पड़ा हुआ है वो आपको रिकवर होगा या फिर नहीं होगा, उसको एनालाइज करके आपको उस पर प्रोविजन लेना पड़ेगा। और वो प्रोविजन जो आप लेते हो ना वो सिग्निफिकेंटली इंपैक्ट करता है आपके वैल्यूएशन को ट्रेड रिसीवेबल्स के। जब वैल्यूएशन असर्शन की बात आती है ना तो सबसे ज्यादा यहां पे फोकस किया जाता है प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स पे, रिकवरेबिलिटी सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है, बहुत क्रिटिकल एरिया ये ऑडिट का होता है। तो अगर मुझे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट देखना पड़ेगा तो उसके लिए मुझे एजिंग रिपोर्ट लगेगी। एजिंग रिपोर्ट में क्या होता है, कॉलम बने रहते हैं, लिखा रहता है ये इनवॉइस कब रेज हुआ, अभी तक इसका पैसा आया क्या नहीं आया, तो किस ब्रैकेट में गिरता है, ग्रेटर देन 30 में गिरता है, ग्रेटर देन 60 में गिरता है, ग्रेटर देन 90 में गिरता है, क्या इसकी एजिंग है, एज क्या है इस पर्टिकुलर आउटस्टैंडिंग बैलेंस की, वो पता चलता है। उसके बेस पर फिर आप डिसाइड करते हो किस पे प्रोविजन लेना चाहिए किस पे नहीं लेना चाहिए। तो यहाँ पे क्या लगता है दोस्तों, एस्टिमेट लगता है मैनेजमेंट का, काफी जजमेंट भी लगता है। तो ये वैल्यूएशन को बहुत ज्यादा इंपैक्ट कर देता है। देखो यहाँ पे क्या क्या किया उन्होंने। सबसे पहले दे हैव ऑब्टेन्ड द एजिंग रिपोर्ट ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल, उन्हें एजिंग रिपोर्ट ऑब्टेन करी, चाहिए पड़ेगी ना सर, अभी मैंने बताया हाँ एजिंग रिपोर्ट चाहिए पड़ेगी मुझे अकाउंट रिसीवेबल की। देन उसके बाद मैं क्या करूंगा, आई विल एनालाइज एंड आइडेंटिफाई दोज डेटर्स विच अपीयर डाउटफुल, लॉन्ग आउटस्टैंडिंग वाले जो होंगे या फिर कोई ऐसा कस्टमर है जो अभी अभी बैंकरप्ट हो गया तो इन लोगों में पैसा तो नहीं मिलने वाला मुझको, तो मैं एनालाइज और आइडेंटिफाई करूंगा ऐसे डेटर्स को विच अपीयर डाउटफुल, डिस्कस विद मैनेजमेंट अबाउट रीजंस एज टू व्हाई दीज डेटर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, व्हाई दे आर नॉट इंक्लूडेड। अगर इंक्लूड किए होंगे तो कोई बात नहीं, अगर नहीं किए हैं तो जरूर सवाल हमको पूछना है, ठीक है। ये फिर देखो, अब ये मुझे पता चल गया, चलो मुझे पता है ये 180 दिन से लेके 360 दिन के बीच का आउटस्टैंडिंग है, मुझे लगता है यहाँ पे प्रोविजन आना चाहिए, और मेरे हिसाब से मुझे लगता है इस पे 30% प्रोविजन आना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट 20% ले ले तो इनएप्रोप्रिएट हो जाएगा। जजमेंट है सबका अपना अपना। ही शुड चेक इफ प्रोविजंस वर मेड एट एप्रोप्रिएट रेट्स कंसीडरिंग द रिकवरेबिलिटी ऑफ द अमाउंट्स ड्यू, ठीक है। अब चेक दैट राइट ऑफ द रिसीवेबल्स, राइट ऑफ मतलब क्या, राइट ऑफ मतलब कि ये बैलेंस अब हमको मिलना ही नहीं है तो इसको निकाल के आप पीएनएल में इसका हिट ले लो, बैड डेट्स बना दो इसको पूरा, कि अब ये आपके ट्रेड रिसीवेबल में दिखेगा ही नहीं। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स में क्या होता है, आप ट्रेड रिसीवेबल में दिखाते हो फिर नीचे उसका प्रोविजन दिखा देते हो, लेकिन यहां पे ऐसा नहीं है। अब राइट ऑफ हो गया मतलब मुझे पैसा मिलने का ही नहीं है तो मैं राइट ऑफ करूंगा, अकाउंट रिसीवेबल से उड़ा के उसको सीधा पीएनएल में डाल दूंगा, प्रोविजन का चक्कर नहीं है यहाँ पे। मैंने मान लिया कि हाँ भाई ये हो गया मेरा बैड डेट, तो वेदर नॉट राइट ऑफ्स ऑफ द रिसीवेबल बैलेंस हैव बीन अप्रूव्ड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी और नॉट, ये मुझे चेक यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो 4-5 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इसमें भी,
ठीक है। एक स्पेशल पॉइंट है, ऑप्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स अंडर लिटिगेशन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर। डेटर्स अंडर लिटिगेशन कभी कभी क्या होता है, मैंने किसी को माल बेचा, अब वो माल थोड़ा सा डैमेज हो गया, कुछ क्वालिटी इशूज हैं, उसके एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हो पाए, तो वो कभी कभी पैसा नहीं देता है। तो उस केस में फिर हम केस वेस फाइल करते हैं, लिटिगेशन क्लेम्स चलते हैं, तो उसमें फिर हमको देखना होता है कि भैया एक्चुअल में लिटिगेशन हमारे फेवर में आएगा या फिर हमारे अगेंस्ट जाएगा, तो हमें इस पर प्रोविजन ले लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो वही में पूछना है, ऑप्टेन द लिस्ट ऑफ डेटर्स दैट आर अंडर लिटिगेशन कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर्स। ठीक है, तो चार बार प्रोसीजर आपको लिखने पड़ेंगे वैल्यूएशन को एड्रेस करते वक्त। कूल, चलो जी, अब यहां पे जरा मेरे साथ आ जाओ, ये डिस्क्लोजर का आप एक बार रीड करना। अब टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करिए इन केस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स के केस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स की बात करिए कि टेस्ट ऑफ कंट्रोल्स मुझे क्या क्या देखने पड़ेंगे। तो देखो ध्यान रखना मेरी बात को, यहां पे वो आपसे कंट्रोल्स को टेस्ट करने बोल रहे हैं कि अगर मेरा किसी भी आइटम पे जो कंट्रोल लगाया जाता है, अगर वो कंट्रोल अच्छा फंक्शन करता होगा, अगर आपके बेसिक्स क्लियर है तो, अगर कंट्रोल अच्छा वर्क करता होगा तो फिर मुझे उस पर ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं होती, सब्सटेंटिव प्रोसीजर में उस पर कम करता हूं। तो यहाँ पे वही कह रहा है कि भैया डेटर बैलेंस अल्टीमेटली आपका सेल्स से ड्राइव होकर आता है, तो आपको चेक करना है अफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल ओवर द सेल्स, क्योंकि सेल्स से ही तो डेटर बैलेंस ड्राइव होगा ना। हाँ सर, तो देखो क्या क्या देखना है, ये सारे कुछ कंट्रोल्स हैं, ये सारी जो चीजें हैं, दीज आर द कंट्रोल ऑब्जेक्टिव जो कि अचीव होने चाहिए इन इंटरनल कंट्रोल से, और उन्हीं की इफेक्टिवनेस हम चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे नंबर्स की बात नहीं होगी, यहाँ पे एक्टिविटीज की बात होगी, कंट्रोल ऑब्जेक्टिव्स की, कंट्रोल एक्टिविटीज की बात यहाँ पे कुछ की जाएगी। जैसे कि पहला, ओनली बोनाफाइड सेल्स लीड टू ट्रेड रिसीवेबल, सिर्फ जो आपकी जेन्युइन सेल्स है, जो कि एक्चुअल में आपकी सेल्स हुई है, सिर्फ वही आपकी ट्रेड रिसीवेबल बननी चाहिए। पहला पॉइंट, इसके लिए आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा। दूसरा, ऑल सच सेल्स आर प्रॉपरली रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो इसके लिए भी आपको कंट्रोल लगाना पड़ेगा, उसकी इफेक्टिवनेस चेक करो। ऑल सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर्स। अप्रूव्ड कस्टमर्स क्या होता है, देखो दोस्तों ईआरपी जो होता है ना, उसमें एक मॉड्यूल होता है कस्टमर्स का, जहां पे कस्टमर्स को लिस्ट किया जाता है। जब भी कोई इनवॉइस रेज होगा तो जो कस्टमर्स उस लिस्ट में रहते हैं ना, जिनका वेरिफिकेशन हो रखा रहता है, जिनका सब डॉक्यूमेंट हमारे पास रहता है, अप्रूव्ड रहते हैं सीनियर लोगों से, सिर्फ उन्हीं को इनवॉइस रेज हो सकता है, अदरवाइज आप इनवॉइस रेज नहीं कर सकते ऐसे किसी भी कस्टमर को कि मन से एक्सेल खोला और बस टाइप करके इनवॉइस रेज कर दिया, ऐसा नहीं होता। सिर्फ वो अप्रूव्ड कस्टमर्स के लिए ही होता है। तो ऑल सच सेल्स आर मेड टू अप्रूव्ड कस्टमर्स, तो ये 3 पॉइंट्स मेरे बता के हुए। अब क्या मेरे जो अकाउंट रिसीवेबल है वो किसी और तरीके से सेटल हो सकते हैं, या मुझे पैसा ही होना, सर पैसा चाहिए ना, तो द डेटर्स कैन बी सेटल्ड ओनली बाय रिसीट ऑफ कैश वंस रिकॉर्डेड द डेटर्स कैन ओनली बी सेटल्ड बाय रिसीट ऑफ कैश। एक बार रिकॉर्ड हुए तो अब कैश मिलेगा, रियलाइजेशन होगा उसका, तभी मैं उसको वहां से बैलेंस में से हटाऊंगा, अदरवाइज वो सेटल नहीं करूंगा मैं। उसके अलावा डेटर्स आर कलेक्टेड ऑन टाइम, इफ डेटर्स आर नॉट कलेक्टेड ऑन टाइम देन सेंड द रिमाइंडर्स एंड टेक लीगल एक्शंस, एंड अ प्रॉपर सिस्टम ऑफ फॉलो अप एग्जिस्ट and adequate provision for bad debts should be made by preparing adequate aging schedule for the debtors। तो यहाँ पे प्रोविजन बनाने पे भी कंट्रोल चाहिए और हमारी एजिंग रिपोर्ट एडिक्वेट बन जाए उस पर भी कंट्रोल चाहिए। तो 5-6 कंट्रोल्स हैं जो कि आपको एग्जाम में लिख के आने हैं कि हम इन सब की इफेक्टिवनेस को चेक करेंगे। ठीक है, कौन कौन से, सर सेल्स बोनाफाइड जेन्युइन होनी चाहिए, उसके बाद प्रॉपरली रिकॉर्डेड होनी चाहिए, अप्रूव्ड कस्टमर्स को सेल होनी चाहिए। अब उसके अलावा क्या बोला था, डेटर्स अगर एक बार रिकॉर्ड हो गए दे कैन बी सेटल्ड ओनली बाय रिसीट ऑफ कैश, और लास्ट में मैंने क्या बोला, एडुकेट एजिंग रिपोर्ट बननी चाहिए और प्रोविजन भी क्रिएट होना चाहिए, किसके लिए, बैड डेट्स के लिए, और बाकी बीच में कलेक्टेड ऑन टाइम और उसके लिए रिमाइंडर सेंड करना, फॉलोअप सेंड करना, ये वाले पॉइंट्स भी आप लिख दोगे। ठीक है, तो ये कंट्रोल्स हमको देखने पड़ेंगे। अब आ जाओ, ये हमारे अदर्शन सारे एड्रेस हो गए ट्रेड रिसीवेबल्स के। ठीक है, शेड्यूल 3 के डिस्क्लोजर हैं कुछ, यहां से भी ऐसे ही सवाल पूछ लेता है, वो बोलेंगे आपसे शेड्यूल 3 का डिस्क्लोजर बताओ ट्रेड रिसीवेबल्स के लिए, एजिंग शेड्यूल कैसे बनेगी। तो ये मैंने अपने मन से बनाया है नहीं, ये आपके शेड्यूल 3 में दे रखा है, ट्रेड रिसीवेबल की एजिंग शेड्यूल इस तरीके से आपको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में डिस्क्लोज करनी पड़ती है। ठीक है, तो देखो इसको थोड़ा सा याद रखो, इस फॉर्मेट को देखो, इन 4 चीजों की बात होती है यहाँ पे। अनडिस्प्यूटेड मतलब क्या, जिसके लिए कोई डिस्प्यूट नहीं है, कोई लीगल क्लेम वगैरह हमारा नहीं चल रहा, मतलब ये पैसा तो हमको चाहिए ही है, मतलब मिलने ही वाला है, यहाँ पे कोई लड़ाई झगड़े नहीं है, हमें मिलने वाला है। तो अनडिस्प्यूटेड मतलब ये होता है, और डिस्प्यूटेड मतलब क्या होता है, जहां पे कोई लिटिगेशन क्लेम्स हो रखा है, कुछ लीगल क्लेम्स हो रखे हैं, पैसा फंसा हुआ है किसी चीज की वजह से, वो डिस्प्यूटेड हो जाते हैं। तो देखो 2 कॉलम डिस्प्यूटेड के, सॉरी 2 रोज डिस्प्यूटेड के और 2 रोज आपके अनडिस्प्यूटेड के, 2 रोज आपके डिस्प्यूटेड के। अनडिस्प्यूटेड में भी कंसीडर्ड गुड मतलब जो पैसा हमें मिलने वाला है, ज्यादा लंबा आउटस्टैंडिंग नहीं होगा, इस वजह से हम कहते हैं कंसीडर्ड गुड। और कंसीडर्ड डाउटफुल मतलब कि ये पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं है। और डिस्प्यूटेड में भी दोनों कैटेगरी होती है, डिस्प्यूटेड है बट कंसीडर्ड गुड, हमें मिल सकता है पैसा, हम जीत जाएंगे ये केस, और डिस्प्यूटेड बट कंसीडर्ड डाउटफुल। ऐसे ये 4 रोज हैं, और यहाँ पे आपके टाइम फ्रेम बता रखे, जिस भी टाइम फ्रेम में आउटस्टैंडिंग मिलेगा उसमें आप रिकॉर्ड करोगे, तो टाइम फ्रेम आप याद कर लेना। ठीक है,
आगे जरा सा आओगे तो ट्रेड रिसीवेबल को क्लासिफाई किया जाता है, सब क्लासिफिकेशन दी जाती है ट्रेड रिसीवेबल के, कैसे? सिक्योर्ड एंड कंसीडर्ड गुड, अनसिक्योर्ड, कंसीडर्ड गुड एंड कंप्लीटली डाउटफुल। डाउटफुल में कौन से आ जाते हैं? दोनों, चाहे सिक्योर्ड हो चाहे अनसिक्योर्ड हो। गुड वाले तो ऊपर लिख दिए, अब जो अनसिक्योर्ड, सिक्योर्ड, जो डाउटफुल रहेंगे वो सी पॉइंट्स में आपके आ जाएंगे। और अलाउंस फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, मतलब प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स शैल बी डिस्क्लोज अंडर द रेलेवेंट हेड्स सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिस्क्लोजर भी मेरा बता के हो गया। चलो, तो क्या मैं कह दूं कि हमारा ट्रेड रिसीवेबल के प्रोसेस रिवाइज करके हो गए? ठीक है, तो एक आइटम हमारा बैलेंस शीट का खत्म हो गया आधे घंटे में, आधे घंटे से भी कम में। ठीक है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैं थोड़ा सा ज्ञान दे रहा था, कोई बात नहीं। चलो, अब आ जाते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अगर प्रैक्टिकल लाइफ के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होता है। हाँ, प्रैक्टिकल लाइफ में पार्टनर लेवल के जो लोग हैं वो लोग इस एरिया को बैठ के बहुत ज़्यादा फोकस रहते हैं, बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं, बिकॉज जो सत्यम वगैरह के केस देखे ना आपने, वो सब इसी एरिया में हुए थे, फ्रॉड, सबसे बड़े फ्रॉड इसी में, है ना। तो इस वजह से इस एरिया पे बहुत ज़्यादा फोकस रहता है प्रैक्टिकल लाइफ में। जो आर्टिकलशिप में जाओगे तो आपको पता चलेगा। चलो, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात मैं आपसे कर रहा हूँ। बैलेंस शीट में जो हमारा नंबर आता है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का, उसको हम ऑडिट कैसे करेंगे? ठीक है, चलिए। तो भैया सबसे पहले दो असर्शन एड्रेस करने बोले, एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस। इन दोनों असर्शन को मैं, देखो, बार बार असर्शन का मतलब रिपीट नहीं करूंगा, ठीक है, बिकॉज ये बेसिक से आपको आते होंगे, बार बार रिपीट करूंगा बहुत टाइम जाएगा। तो हमें क्या चेक करना है? एग्जिस्टेंस और कंप्लीटनेस चेक करना है। तो क्या प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ेंगे? वो प्रोसीजर यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है, यहां तक आएंगे वो प्रोसीजर। तो तीन प्रोसीजर हैं। पहले आपके जनरल प्रोसीजर हैं, दूसरे आपके बीआरएस वाले प्रोसेस है, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, और तीसरा वाला अपने ऐसे 505 कंफर्मेशन प्रोसेस। तो ये अपने एक्सटर्नल कंफर्मेशन प्रोसेस है। ठीक है, एक एक करके देखेंगे, एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले मेरे साथ जनरल प्रोसेस देख लो सबसे पहले। ठीक है दोस्तों, मुझे एक बात बताओ, जब कभी भी हम कोई ऐसे असेट का एग्जिस्टेंस टेस्ट करना चाहते हैं जो कि हमको फिजिकली दिखता है, जिसको हम फिजिकली देख सकते हैं, ऐसा कोई असेट है, तो सबसे बेस्ट हम क्या करते हैं उस टाइम पे? सबसे बेस्ट प्रोसीजर होता है कि हम जाएं और सबसे पहले उसकी एग्जिस्टेंस चेक करने के लिए मैं उसको फिजिकली वेरीफाई करूं। क्या करूं दोस्तों? फिजिकली मैं उसको वेरीफाई करूं। तो क्या कैश में मैं फिजिकली वेरिफिकेशन कर सकता हूं? ऑफकोर्स सर कर सकते हो, कैसी बातें कर रहे हो, कैश का फिजिकल वेरिफिकेशन मैं कर सकता हूं। इस बात पे आप एग्री करते हो मुझसे? ठीक है, तो क्या मैं क्लाइंट प्लेस पर जाऊं और वहां जाके उससे बोलूं अब तुम कैश निकालो, मैं उसको गिनूंगा, बैठ के चेक करूंगा? ये सब काम जो है आर्टिकल्स करते हैं। आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे बिग फोर में, फर्स्ट ईयर आर्टिकल आपका काम रहेगा कैश वैश करना, बट कैश, हार्ड कैश होता नहीं है ज़्यादा किसी भी कंपनी के पास, रखते नहीं है लोग। ठीक है, इस वजह से इतना कुछ नहीं मिलेगा, बट 1000-2000 रुपये आपको काउंट करने मिल जाएंगे। चलो, ओके, जनरल प्रोसेस, मुझे अपनी आर्टिकलशिप में कुछ बातें याद आ जाती हैं। जनरल प्रोसेस देखना है स्क्रीन पे मेरे साथ। सबसे पहले 3 पॉइंट्स आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के। द कैश शुड बी चेक्ड नॉट ओनली ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। सिर्फ आखिरी दिन पे जाके आपको चेक नहीं करना है कैश, बट सरप्राइजिंगली यू कैन चेक एट सम टाइम आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर ऑल्सो। क्लोज ऑफ द ईयर हुआ उसके बाद जाके भी चेक कर सकते हो विदाउट गिविंग एनी नोटिस। मतलब वो धप्पा वाला काम होता है ना, सरप्राइज, वो वाला काम आपको यहाँ पे करना है। सर ऐसा क्यों? व्हाट शुड बी द पर्पस? देखो भैया क्या होता है, अब मैं लास्ट डे पे तो चेक कर ही रहा हूँ कैश, द कैश शुड बी चेक नॉट ओनली ऑन द लास्ट डे, मतलब लास्ट डे पे तो करना ही है, बट नॉट ओनली ऑन द लास्ट डे। ऐसा क्यों? सर आखिरी दिन जब कैश चेक करूंगा ना, तो हो सकता है वो लोग फ्रॉड कर रहे हो, आज अपने जेब से निकाल के कैश रख दें, ठीक है, बाद में जैसे ही मैं काउंट करूं उसके बाद कैश वहां से गायब हो जाए। ऐसा हो सकता है, उनको अगर फेक कैश दिखाना हो तो हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है। तो इसलिए आफ्टर द क्लोज ऑफ द ईयर ऑल्सो गो एंड चेक इट, बट विदाउट गिविंग एनी नोटिस, मतलब अनप्रेडिक्टेबल टाइप का प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे। ठीक है, तो ये पहली चीज। दूसरा, अगर एक से ज्यादा कैश बैलेंसेस हैं, इफ देर आर मोर देन वन कैश बैलेंस वेयर देर इज अ कैशियर, एक पैटी कैश, एक नॉर्मल कैशियर है जो बड़े बड़े कैश के ट्रांजेक्शन करता है, एक पैटी कैशियर है जो रोजमर्रा नाश्ता लाना, एम्प्लॉइज को ये सब जो चिंदी खर्चे होते हैं उसके लिए बैठा हुआ है, और एक ब्रांच कैशियर है, एंड इन एडिशन देयर आर इम्प्रेस्ड बैलेंसेस, ये छोड़ दो, ऑल ऑफ देम शुड बी चेक्ड साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब क्या? जैसे वो इन्वेस्टिगेटर्स नहीं करते एक टाइम के सब, एक टाइम पे अगर जैसे 3 लोगों का ग्रुप है, उनको उनसे कुछ बातें बोलवानी है, तो वो तीनों लोगों को एक ही टाइम पे 3 कमरों में बंद करेंगे और एक टाइम पे सवाल तीनों से करेंगे, ताकि अगर उनके कुछ जो वो बयान देने वाले हैं उसमें मिसमैच हो तो वो पता चल जाए उनको। तो वही कह रहे हैं कि कैश बैलेंस अगर एक से ज्यादा है, 3-4 लोगों के पास है, ऑल ऑफ देम शुड बी चेक्ड साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ, ताकि शॉर्टेज इन वन बैलेंस, मतलब यहां पे अगर शॉर्टेज हो तो वो इस वाले बैलेंस से वो फुलफिल ना कर पाए, इज नॉट मेड गुड बाय ट्रांसफर ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अदर्स।
कि मैं एक एक करके चेक करूंगा, तो मैंने ये वाला बकेट चेक किया, अब मैं इस पे जैसे ही जा रहा हूं तो वो उसमें से निकाल के इसमें डाल दे रहे हैं, तो वही सेम कैश यहाँ पे भी आ जा रहा है, तो वो तीनों जगह काउंट कर लूंगा मैं। उससे बचने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, दे शुड बी चेक साइमल्टेनियसली। तीसरी, इट इज डिजायरेबल फॉर द कैशियर टू बी प्रेजेंट, जो कैशियर है दे शुड बी प्रेजेंट वाइल कैश इज बीइंग काउंटेड, और जो काउंटिंग का आपका स्टेटमेंट बनता है ना, काउंट स्टेटमेंट, इट शुड बी साइंड, दैट he should be made to sign the statement prepared containing the details of the cash balance along with the denomination of the cash। 500 के कितने नोट, 2000 के कितने नोट, ऐसे डिनोमिनेशन लिख के आपको उससे साइन भी करवाना पड़ेगा। तो ये 3 पॉइंट्स आपके फिजिकल वेरिफिकेशन के हो गए। चौथा पॉइंट देखिए दोस्तों, यहां पे अब वो थोड़ा सा बुक्स पे आ जाते हैं, अकाउंट्स पे आ जाते हैं। इफ देयर इज एनी रफ कैश बुक मेंटेन कर रखी है और डिटेल्स ऑफ डेली बैलेंस आर सेपरेटली केप्ट, ठीक है, द ऑडिटर शुड टेस्ट एंट्रीज फ्रॉम द रफ कैश बुक, रफ कैश में एंट्रीज मारी होंगी कैश बुक में, विद दोज इन द कैश बुक टू प्रूव दैट एंट्रीज इन द कैश बुक आर करेक्ट। कि आपने रफ कैश बुक में दिन भर में जो आपने एंट्रीज मारी, लास्ट में बैठ के आप कैश बुक में ओरिजिनल वाली में मारोगे, तो उन दोनों को वेरीफाई कर लो ताकि आपकी एंट्रीज कैसी लगे, करेक्ट होने की जो वैलिडिटी है वो हमको मिल जाए, वैलिडेशन मिल जाए। लास्ट वाला, द ऑडिटर नीड्स टू ऑब्टेन बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फॉर ऑल द बैंक अकाउंट्स एज एट द रिपोर्टिंग पीरियड। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट आपको ऑब्टेन करना पड़ेगा एज एट द रिपोर्टिंग पीरियड, सारे के सारे अकाउंट्स के लिए, सारे जितने भी बैंक अकाउंट्स होते हैं, चाहे उसमें 10 रुपए का भी बैलेंस हो, तब भी आपको बीआरएस ऑब्टेन करना पड़ता है उसका ऑडिट करते वक्त रियल लाइफ में, ठीक है। तो ये 5 पॉइंट्स हैं जो आपके जनरल प्रोसीजर है। 3 किससे रिलेटेड है, 3 फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड है, और चौथा कौन सा, कैश बुक से रिलेटेड है, और 5वां वाला आपका किससे रिलेटेड है, बीआरएस से रिलेटेड। लेकिन बीआरएस के लिए एक अलग से यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा टॉपिक है, ठीक है। चलो अब मेरे साथ जरा यहाँ पे कैश का कुछ लिखा है क्या मैंने, हाँ ना, ठीक है, चलो इसको बुक से देखते हैं। इन्वेंट्रीज का हमने लिखा है वहाँ नोट्स बना के, ठीक है। चलिए जी, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट वाले प्रोसेस को हम देख लेते हैं। सबसे पहले बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट दिखता कैसा है वो मैं आपको जरा एक ग्लिम्स दे देता हूँ, ठीक है। ये लोग क्या करते हैं, मैनेजमेंट बनाता है बीआरएस, ठीक है। बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में क्या होता है, सबसे पहले वो बैंक का जो बैलेंस होता है, बैंक अकाउंट्स में बैलेंस होते हैं ना जो हमारे, उन बैलेंसेस को एज पर बैंक स्टेटमेंट या फिर एज पर बैंक कंफर्मेशन जो उन्होंने ऑब्टेन करी होगी उसके हिसाब से बैलेंस क्या है, ठीक है। नीचे वो लिखेंगे बैलेंस एज पर माय बुक्स क्या है, मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बैलेंसेस क्या दिख रहे हैं वो लिखेगा। अब कभी कभी क्या होता है, मेरे बुक्स में जो बैलेंस है और मेरे जो बैंक स्टेटमेंट में उनमें क्या है, डिफरेंस है, बिकॉज कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं जिनके रिकॉर्ड होने से, उनके एडिशन और डिलीशन होने से क्या होता है, आपका बैलेंस चेंज हो जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। बट एक्चुअल बैलेंस कौन सा माना जाता है आपका, एक्चुअल बैलेंस तो सर जो बैंक में है ना वही माना जाता है, एक्चुअल तो वही माना जाएगा। लेकिन बुक्स में कभी कभी एंट्रीज कुछ ऐसी पड़ जाती हैं जो कि हमें हमारे एंड पे लगता है कि ये हमारा बैलेंस है, लेकिन एक्चुअल में वो बैंक में पहुंचा नहीं है बैलेंस अभी तक। तो उन रिकंसाइलिंग आइटम्स को आप बीच में एडिशन डिलीशन करते हो और दोनों भी नंबर्स को क्या करते हो, मैच करते हो, रिकंसाइल करते हो, ठीक है। तो बीआरएस स्टेटमेंट कुछ इस टाइप से दिखता है। तो बीआरएस के लिए क्या देखना है हमें वो देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल टेलिंग द बैलेंस एज पर द बैंक, ठीक है, बैलेंस एज पर द बैंक बुक टू द बैंक कंफर्मेशन और स्टेटमेंट। जैसे कैश बुक होती है वैसे एक बैंक बुक भी होती है, ठीक है। तो इन लोग की जो बैंक बुक है, बुक्स ऑफ अकाउंट जिसको आप बोलते हो, बुक्स ऑफ अकाउंट का पार्ट होता है बैंक बुक, ठीक है। उस बैंक बुक में सारे इनके जो भी इनको लगता है कि इनके बैंक में बैलेंस होने चाहिए वो लिखे होते हैं। उसको मैं किससे टैली करूंगा, बैंक कंफर्मेशन जो मैंने ऑब्टेन करा होगा या फिर स्टेटमेंट जो होगा बैंक स्टेटमेंट उससे कंपेयर करूंगा, ठीक है, पहला। अब मैं सारे मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम्स को क्या करूंगा, टेस्ट करूंगा। टेस्टिंग सैंपलिंग प्रॉपर परफॉर्म करनी पड़ती है, ठीक है। तो देखो जनरल रिकंसाइलिंग आइटम्स क्या होते हैं वो उन्होंने यहाँ पे लिखे हैं। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, देखो यहाँ पे लिखा है बट प्रेजेंटेड, लेकिन इसका मतलब होता है बट नॉट प्रेजेंटेड। आईसीआई ने बट प्रेजेंटेड लिखा है बट वो बट नॉट प्रेजेंटेड होना चाहिए, ठीक है। चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट टू द अंडरलाइंग बैंक फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बुक्स। चेक इशूड मतलब क्या, मैंने चेक लेके किसी को दिया कि भैया तू मेरे बैंक से इतना पैसा निकाल ले, मैंने किसी को दिया, ठीक है, मतलब मेरे पास से पैसा चला गया ऐसा मुझे लगता है, लेकिन सामने वाली पार्टी ने ना उसको 31 मार्च तक बैंक में सबमिट ही नहीं किया, तो मेरे बैंक से वो पैसा नहीं निकला लेकिन मेरे बुक्स से निकल गया वो। तो मेरे बुक्स में 10 रुपए दिख रहा होगा, बैंक में वो 15 रुपए दिख रहा होगा, बिकॉज बैंक से तो 5 रुपए निकला नहीं, बुक से निकल गया। तो वो डिफरेंस आएगा, वो बनेगा आपका मटेरियल रिकंसाइलिंग आइटम। उसको चेक करने के लिए आप क्या करोगे, वेदर दोस चेक्स इशूड हैव बीन सब्सिक्वेंटली क्लियर्ड और नॉट। Okay, so check issued but not presented for payment has to be checked if the checks issued have been subsequently cleared or not. ठीक है। दूसरा, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड बाय द बैंक, कि हमें किसी ने चेक दिया था, उस चेक को बैंक में जमा करके हमें अपने अकाउंट में पैसे मिलने वाले थे,
ठीक है, हमने डिपॉजिट कर दिया तो हमने मान लिया हाँ भैया हमारे पास पैसा आ गया, हमने अपने बुक्स में चेक डिपॉजिट की एंट्री मार दी, तो मेरे बुक में 15 रुपए दिख रहा होगा, लेकिन बैंक में एक्चुअली स्टेटमेंट में 10 रुपए दिख रहा होगा, तो 5 रुपए का जो गैप होगा ना वो इसका होगा। तो अब मुझे सब्सिक्वेंटली चेक करना पड़ेगा, वेरीफाइंग इफ द बैलेंसेस वर क्रेडिटेड बाय द बैंक सब्सिक्वेंटली बाय टेलिंग टू द बैंक स्टेटमेंट। एक ये प्रोसीजर हो गया। अमाउंट और चार्जेस डेबिटेड क्रेडिटेड बाय द बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय द रिक्वेस्ट फॉर बैंक स्टेटमेंट। अब देखो कभी भी कुछ चार्जेस होते हैं, बैंक चार्जेस वगैरह, जो कि बैंक कट कर देता है ऑटोमेटिकली अपने अकाउंट्स में से, लेकिन हमारे बुक्स में हमने उसकी अकाउंटिंग नहीं करी होती है, तो वो वाली चीजें भी हमको देखनी पड़ेंगी। अमाउंट और चार्जेस डेबिटेड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट अकाउंटेड फॉर बाय द रिक्वेस्टिंग फॉर बैंक स्टेटमेंट टेलिंग द सेम। बैंक स्टेटमेंट मंगाओ और उससे टैली कर लो दोनों को भी, ठीक है। तो 3-4 मटेरियल रिकंसिलिंग आइटम्स के बारे में यहाँ पे बात करिए। तो सबसे पहले टैली करूंगा बैलेंस एज पर द बैंक बुक टू द बैंक कंफर्मेशन, और फिर मटेरियल रिकंसिलिंग आइटम्स को भी मैच कर लूंगा। तो ये कुछ प्रोसेस हैं बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के, ठीक है। चलो अब जरा सा मेरे साथ आ गया हूं, मैं ऑडिट प्रोसीजर्स की बात आपसे करूंगा। किस केस में? डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस के केस में, कि मैं एग्जिस्टेंस कंप्लीटनेस ही देख रहा हूं, बट मैं डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसीजर कर रहा हूं। यहाँ पे कंफर्मेशन भेजना पड़ता है, सभी बैंक अकाउंट्स के लिए भेजना पड़ता है, ठीक है, चाहे 10 रुपए बैलेंस भी रहा हो उसमें। सबसे पहला याद करो वो दिन जब हम ट्रेड रिसीवेबल पढ़ा करते थे, और ट्रेड रिसीवेबल मैंने बोला था कि मैं किसके पास जा रहा था, मैं कस्टमर के पास जा रहा था और उनसे डायरेक्टली कंफर्म करवा रहा था क्या, बैलेंसेस को। वैसे ही बैंक के केस में मैं बैंक्स को कांटेक्ट करूंगा, आई विल कांटेक्ट बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस डायरेक्टली एंड आस्क देम टू कंफर्म द बैलेंसेस। व्हाट बैलेंसेस? करंट अकाउंट के बैलेंसेस, डिपॉजिट अकाउंट के बैलेंसेस, ईएफसी अकाउंट जो होता है उसके बैलेंसेस, कैश क्रेडिट अकाउंट के, और कोई अकाउंट जो मेंटेन कर रखे हैं स्पेशल पर्पस अकाउंट, उन अकाउंट्स के बैलेंसेस को एज एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड, ठीक है। एंड दिस शुड बी डन फॉर ऑल द अकाउंट बैलेंसेस एट द पीरियड एंड। ध्यान रखना ये बात आपसे चेक करी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो कंफर्मेशन भेज रहे हैं क्या कंफर्म करने के लिए? करंट अकाउंट का बैलेंस, सेविंग्स अकाउंट, डिपॉजिट, जो जितने भी डिपॉजिट अकाउंट होता है, ईएफसी अकाउंट होता है, कैश क्रेडिट अकाउंट, जितने भी अकाउंट है सब अकाउंट का बैलेंस, ठीक है। बड़े 2-4 एग्जांपल्स आप एग्जाम में लिख के आओगे एज एट द एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड, एंड इट शुड बी डन फॉर ऑल द अकाउंटिंग बैलेंसेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब बैंक ने कंफर्म किया मान लीजिए 20 रुपए, मेरे बुक्स में दिख रहा है 10 रुपए, तो डिस्क्रिपेंसी है क्या? हाँ, क्या करते हैं डिस्क्रिपेंसी मिलती है सर? इन्वेस्टिगेट करते हैं, रिकंसाइल करते हैं, और एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो हमें मिलती है उसके बेस पर हम फिर मैनेजमेंट से कहते हैं कि मैनेजमेंट आप इसको रिकंसाइल करके दो। मैनेजमेंट अगर ना कर पाए तो फिर हम बैंक के पास वापस से जाएंगे कि भैया बैंक की डिस्क्रिपेंसी क्यों आ रही है, ठीक है। तो कंपनी शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसीज इफ एनी, इंक्लूडिंग सीकिंग रिटन एक्सप्लेनेशन क्लैरिफिकेशन। किससे? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ऑन एनी अनरिजॉल्व्ड क्वेरीज। जो मैनेजमेंट रिजॉल्व नहीं कर पाया वो हम किससे रिजॉल्व करेंगे? बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। लेकिन पहले किसके पास जाएंगे? द कंपनी, मतलब मैनेजमेंट शुड बी आस्क्ड टू इन्वेस्टिगेट एंड रिकंसाइल द डिस्क्रिपेंसीज, देन वी विल आस्क फॉर द रिटन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। चलिए तीसरी बात, अब भैया हमको 100% ऑफ द बैंक अकाउंट बैलेंसेस का कंफर्मेशन लेना है। हाँ, अब कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंफर्मेशन ना मिले, जैसा कि वहां पे भी हुआ था ट्रेडिशनल में, तो नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, तो उस केस में हमको एडिशनल टेस्टिंग परफॉर्म करनी पड़ेगी। जैसे कि क्या कर सकते हैं? एग्रीइंग द बैलेंस टू द बैंक स्टेटमेंट, जो बैलेंस बुक्स में दिख रहा है उसको मैं बैंक स्टेटमेंट से कंपेयर कर लूंगा। ये बेस्ट पॉसिबल मेरे पास प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए बचता है आफ्टर द कंफर्मेशन, ठीक है। तो बैंक स्टेटमेंट को मैं उनके इंटरनेट बैंक से डाउनलोड करवाऊंगा मेरे सामने, और उससे चेक एग्री करूंगा बुक्स को, agreeing the balance to the bank statement received by the company or internet online login to the account, sending the audit team member to the bank branch along with the entity's personnel to obtain balance confirmation। एंटिटी के पर्सनल के साथ अपनी ऑडिट टीम के किसी आर्टिकल को पकड़ो और उसको बैंक के ब्रांच में भेज दो कि वहां जाके तू कंफर्मेशन लेके आ। और ऐसा होता है, ऐसे लिखा नहीं है, रियल में होता है, करना पड़ता है। हम भी गए, तुम भी जाओगे, ठीक है। तो ये 3 प्रोसेस हैं आपके डायरेक्ट कंफर्मेशन प्रोसेस के, ठीक है दोस्तों, जो कि हमको कैश के केसेस में करनी है। अब कैश के जो बाकी असर्शन है आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है, उतने कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का जो आपका शेड्यूल 3 के हिसाब से अपना प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर होता है वो भी यहाँ पे हमने दिया हुआ है, तो उसको भी आप एक बार रीड करेंगे। लेकिन मैं आपको याद करने के लिए मेमोरी टेक्निक दे देता हूँ। डॉक्टर बैक, DRBEC, डॉक्टर बैक, आपसे पूछा है शेड्यूल 3 के हिसाब से कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या क्या डिस्क्लोजर और प्रेजेंटेशन कैसे आना चाहिए। तो लिखोगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट शैल बी क्लासिफाइड एज ऑल दीज थिंग्स। फिर ईयर मार्क्ड बैलेंसेस कुछ जो कि स्पेशल पर्पस के लिए अकाउंट्स होते हैं। बैलेंसेस विद बैंक्स टू द एक्सटेंट हेल्ड एज मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट द बोरोइंग्स गारंटी। रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस और बैंक डिपॉजिट्स विद मोर देन 12 मंथ्स मैच्योरिटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली। फिक्स डिपॉजिट की बात कर रहे हैं। डॉक्टर बैक, डी फॉर व्हाट? डिपॉजिट्स, आर फॉर व्हाट? रिपेट्रिएशन रेस्ट्रिक्शंस, बी फॉर व्हाट? आपका बैंक्स के साथ बैलेंस इन रिगार्ड्स टू मार्जिन मनी और सिक्योरिटी अगेंस्ट गारंटी और बोरोइंग्स, और आपका ई से क्या आएगा? ईयर मार्क्ड अकाउंट्स, और सी से आपका आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का क्लासिफिकेशन, ठीक है।
तो ये मैंने आपको कैश बता के हो गया, चलेगा। चलो अब आगे आ जाओ, इन्वेंट्री शुरू करेंगे और फटाफट से इस सेशन को खत्म करेंगे। चलो भाई फटाफट से इन्वेंट्रीज की बात कर ले। इन्वेंट्रीज, तो इन्वेंट्री भी मेरा ऑफकोर्स सर टेंजेबल एसेट है, मैं इसको देख सकता हूँ क्या? हाँ सर देख सकता हूँ। तो मुझे इसकी एग्जिस्टेंस देखनी पड़ेगी क्या? हाँ सर इसकी भी एग्जिस्टेंस देखनी पड़ेगी। और एग्जिस्टेंस देखने के लिए सबसे बेस्ट प्रोसीजर मैंने क्या बताया था आपको? फिजिकल वेरिफिकेशन। याद करो वो दिन जब हम ऐसे 501 को पढ़ा करते थे और वहां पे हम इन्वेंट्री के केस में एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए बहुत सारे प्रोसेस परफॉर्म करा करते थे और वहां पे स्पेशल सिचुएशंस भी देखा करते थे और उसके केस में हमें कैसे डील करना है वो भी हम देखा करते थे। उसी प्रकार की कुछ बातें यहां पे की जाती हैं एग्जिस्टेंस को वेरीफाई करने के लिए कि भैया इन्वेंट्री जो है वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करती है या फिर नहीं करती है। तो क्या करोगे सर? फिजिकल वेरिफिकेशन। क्या करना है? फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जो ऐसे 505 में करवाया जाता है ना, उसको बस यहाँ पे थोड़ा सा ऐसे जनरल टाइप की भाषा में, यहाँ पे एक प्रोसीजर टाइप की भाषा में यहाँ पे लिख दिया है और उससे ज़्यादा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। याद करो हम क्या करते थे जब हम अटेंडेंस करते थे फिजिकल इन्वेंट्री काउंट की, तो हम वहाँ पे, आपको याद है, हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह देखते थे। काउंट प्रोसीजर परफॉर्म करने के लिए जो इंस्ट्रक्शंस दिए जाते थे वो कैसे फॉलो कर रही है मैनेजमेंट की जो टीम है काउंट करने वाली, वो सब हम देखते थे क्या? उनकी अप्रोप्रिएटनेस देखते थे क्या? हाँ देखते थे। देखो वही बात यहाँ पे पहली लाइन में लिखी है, review the entity's plan for performing the inventory count. टेस्ट काउंट्स ऑफ इन्वेंट्री बाय ऑडिटर शुड इंक्लूड। अब मैं टेस्ट काउंट करता था ना, उसमें खुद से टेस्ट काउंट करता था, ऑब्जर्वेशन तो करता ही था, मैनेजमेंट जब परफॉर्म कर रहा है खुद से भी कुछ टेस्ट काउंट परफॉर्म करता था। टेस्ट काउंट ऑफ इन्वेंट्री बाय ऑडिटर शुड इंक्लूड व्हाट? ऑब्जर्विंग एम्प्लॉयज आर एडहरिंग टू द एग्रीड प्लान। करते थे हम ये 501 में। हाँ यहाँ पे लिखा है ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉयज दैट दे आर एडहरिंग टू द एग्रीड प्लान, assuring that there is appropriate supervision of the count process। दो बातें ध्यान होगी, किसके बारे में? whether or not they are adhering to the plan। दूसरी बात, whether or not they are being appropriately supervised or not while performing the count process। अब बात आ जाती है टैग्स की और समरी शीट्स की। टैग्स मतलब क्या होता है? हर एक डब्बे के ऊपर एक टैग चिपकाया जाता है, उस पर उसकी क्वांटिटी लिखी रहती है, डेट ऑफ इनवर्ड लिखा रहता है और बहुत सारी डिटेल्स डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ इन्वेंटरी इट इज, व्हाट काइंड ऑफ प्रोडक्ट इट इज, उसकी डिटेल्स लिखी होती हैं। तो अश्योरिंग दैट ऑल आइटम्स आर प्रॉपरली टैग्ड। किसका आइटम नंबर क्या है, प्रोडक्ट का नाम क्या है, ये प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट क्या है, वो सब उसके डब्बे पे लिखी होनी चाहिए, ठीक है। वेदर नॉट दे आर प्रॉपरली टैग्ड, किस रैक में रखा है, कहाँ रखा है, वो सब चीजें टैग्ड होनी चाहिए। ऑब्जर्विंग दैट प्रॉपर अमाउंट्स आर शोन ऑन टैग्स, क्वांटिटी कितनी है वो प्रॉपर अमाउंट शो करेगा कि नहीं टैग्स पे वो। रिकंसिलेशन ऑफ टेस्ट काउंट्स विद टैग्स एंड समरी शीट्स। अब जो मैं टेस्ट काउंट परफॉर्म कर रहा हूं उसको मैं समरी शीट से और टैग से क्या करूंगा, एक बार रिकंसाइल करूंगा। तो ये एक पार्ट आ गया आपका टैग्स एंड समरी का। तो टैग्स एंड समरी वाले पॉइंट्स आपके यहाँ पे खत्म हो गए, ठीक है। अब व्हाइल यू आर परफॉर्मिंग द इन्वेंट्री, आपको कुछ ऑब्सोलेट इन्वेंट्री मिल सकती है क्या? हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है बहुत सारे प्रोडक्ट रखे बड़े बड़े डब्बों में बंद हो गए। अब डब्बों के अंदर एक्चुअल में प्रोडक्ट है कि नहीं, डब्बों के अंदर एक्चुअल प्रोडक्ट है कि नहीं, तुमको कैसे पता? तो मुझे वो चेक करने पड़ेंगे क्या? हाँ, खोल खोल के भी कुछ डब्बे मुझे चेक करने पड़ेंगे। टैग्स के बेस पे अकेला भरोसा हम नहीं कर सकते। स्टिंग अलर्ट फॉर ऑल आइटम्स एंड स्पेसिफिकली बीइंग कॉशियस अबाउट एम्प्टी बॉक्सेस एंड ऑब्सोलेट आइटम्स, बिकॉज ऑब्सोलेट आइटम्स पे क्या होता है दोस्तों, हमको जनरली 100% प्रोविजन लेना पड़ सकता है, ठीक है। इन्वेस्टिगेटिंग एंड सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन द फिजिकल स्टॉक एंड द स्टॉक रिकॉर्ड्स एज पर द बुक, वही डिस्क्रिपेंसी मिलेंगे तो वेदर नॉट दे आर प्रॉपर्ली डेल्ट विद इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स और नॉट, वो सब चीजें देखने के लिए इन्वेस्टिगेट करेंगे। सिग्निफिकेंट डिफरेंस, इन्वेस्टिगेटिंग एंड एनी सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस बिटवीन फिजिकल स्टॉक एंड द स्टॉक रिकॉर्ड्स एज पर द बुक्स, ठीक है। और क्या करते हैं, एंटिटी पर्सनल जो होगा उससे साइन करवा लेंगे स्टॉक शीट्स वगैरह को। तो ये टेस्ट काउंट्स परफॉर्म करने वाले प्रोसेस होंगे जो कि एग्जिस्टेंस के लिए परफॉर्म आपको करने पड़ेंगे, ठीक है। बेसिक प्रोसेस है, इसको 3-4 बार और रीड करना, जहन में बैठ जाएंगे। 501 की ही बातों को बस यहाँ पे थोड़ी सी लैंग्वेज को चेंज करके लिख दिया है, ठीक है। जनरली भी लिख के आओगे तो भी अच्छे पॉइंट्स आप बना लोगे इनसे, तो इसमें से 5-6 पॉइंट्स बस आपको लिखने हैं, ठीक है। चलो नाउ दूसरा असर्शन है हमारा कंप्लीटनेस को इंश्योर करने का। यू कैन सी इट इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट आप एक बार इसको देख लेना मेरे साथ। सबसे पहले ये तो मैं बता दूंगा आपको राइट्स वाला, सबसे पहले आप यहाँ पे आ जाओ मेन वाला पार्ट, असर्शंस टू बी एड्रेस्ड। वैल्यूएशन, वैल्यूएशन इज अ सिग्निफिकेंट असर्शन इन केस ऑफ इन्वेंट्री। जब मैं इन्वेंट्री को एड्रेस कर रहा हूं, ऑडिट कर रहा हूं, तो वैल्यूएशन का असर्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। वैल्यूएशन में वापस से यहाँ पे वही चीजें आती हैं, तो आपको AS2 बीच में आ जाता है
वो कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे आपको फिनिश्ड गुड को वो करना पड़ता है, वैल्यू करना पड़ता है। फिर इन्वेंट्री जो नॉर्मल होती है, रॉ मटेरियल वाली होती है, उसको आपको फीफो लगाना है, वेटेड एवरेज लगाना है, क्या मेथड लगानी है, वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वर्क इन प्रोग्रेस सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड काइंड ऑफ इन्वेंट्री होती है, जहां पे आप कैसे पता करोगे कि कितना वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, क्या वैल्यू आप उसकी डालोगे। तो वैल्यूएशन बिकम्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ इन्वेंट्री। तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड एरिया होता है प्रैक्टिकल सिनेरियोज में, ठीक है। तो चलो अब मुझे वैल्यूएशन देखना है, तो सबसे पहले मैं रीजनेबलनेस देख रहा हूं, मेथड अडॉप्टेड वेदर ऑन इट इज फीफो और वेटेड एवरेज मेथड अप्रोप्रिएट है या फिर फीफो मेथड जो उन्होंने लगाई होगी रॉ मटेरियल के लिए वो अप्रोप्रिएट है। तो वो सारी चीजें मुझे देखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाओ मेरे साथ चार्ट्स पे। ये देखो मैंने बड़ा प्यारा सा एक चार्ट बनाया है, यहाँ पे जो पॉइंट्स लिखे हैं ना, यही पॉइंट्स उन्होंने भर भर के फैला के लिखे हैं, बट ये इनका सार है, समरी है, ठीक है। एक एक करके मेरे साथ याद करने की कोशिश करेंगे इनको। रट्टाफिकेशन नहीं करना है दोस्तों, चीजों को लॉजिकली समझेंगे, सोचेंगे, अपने आप चीजें बनेंगी। ऑडिटर की तरह सोचो, सब याद हो जाएगा। डायरेक्ट रट्टाफिकेशन पे जंप करोगे नहीं बनेगा। लॉजिक को समझो क्यों कर रहे हैं, देन यू विल बी एबल टू क्लिक, फिर आपको रट्टाफिकेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। चलो वैल्यूएशन में सबसे पहली बात करूंगा, अपनी 3 कैटेगरीज होती हैं, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी एंड फिनिश्ड गुड। बाकी स्पेयर्स वगैरह आप छोड़ दो, स्टोर्स वगैरह आप छोड़ दो, पैकिंग मटेरियल आप छोड़ दो अभी। रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश्ड गुड जो मेन कैटेगरीज होती हैं इन्वेंट्री की, ठीक है। सबसे पहला रॉ मटेरियल, जिससे हमारा फिनिश्ड प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। अब देखो रॉ मटेरियल में बहुत सारी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, परचेस कॉस्ट, उसके अलावा कोई और cost जो डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल होगी वो भी मुझे इंक्लूड करनी पड़ेगी क्या? हाँ करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पॉइंट, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द रॉ मटेरियल। क्यों सर कॉस्ट क्यों देखनी है? दोस्तों हम वैल्यूएशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? वैल्यूएशन देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं दोस्तों? वैल्यूएशन, मतलब रॉ मटेरियल की वैल्यू जो दिख रही है वो सही है कि नहीं। तो पहले देखेंगे कॉस्ट कौन कौन सी इन्वॉल्व करिए, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द रॉ मटेरियल। अगर स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हो, तो हाउ डू यू कंपेयर द स्टैंडर्ड कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट, पहला आप ये देखोगे। दूसरा, हाउ डू यू अकाउंट फॉर और डील विद द वेरिएंसेस, हाउ डू यू एनालाइज, ट्रीट एंड अकाउंट फॉर द वेरिएंसेस इन केस ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। एनालाइज कैसे करते हो, ट्रीट कैसे करते हो, अकाउंट कैसे करते हो उसको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में जो वेरिएंसेस आते हैं आपके, ठीक है। तीसरी पॉइंट, आपको चेक करना है टेस्ट बेसिस, मतलब सैंपलिंग बेसिस पे, यू हैव टू परफॉर्म टेस्ट चेक कॉस्ट प्राइस फ्रॉम द इनवॉइसेस। रॉ मटेरियल खरीदा होगा ना कहीं से, तो उसका जो मेन कॉस्ट होगा वो परचेज कॉस्ट ही होगा, मटेरियल का कॉस्ट होगा, तो वो इनवॉइस से ही चेक करूंगा ना मैं। तो टेस्ट चेक बेसिस पर कॉस्ट प्राइस को चेक करो कहां से दोस्तों? इनवॉइस से। दैट्स द बेसिक एविडेंस आपका। फिर follow up regarding the valuation, perform follow up regarding the valuation of damaged or obsolete items। फिजिकल ऑब्जर्वेशन जब मैं कर रहा था थोड़ी देर पहले इन्वेंट्री का एग्जिस्टेंस के समय जनरल प्रोसेस में, तो मैंने क्या बोला था? ध्यान रखना, स्पेशल अपना माइंड अलर्ट रखना किन चीजों के लिए? एम्प्टी बॉक्सेस के लिए और ऑब्सोलेट आइटम्स के लिए, एंड इट इंक्लूड्स डैमेज्ड आइटम्स ऑल्सो। तो डैमेज्ड और ऑब्सोलेट आइटम्स जो आपको फाउंड हुए होंगे कब? फिजिकल ऑब्जर्वेशन करते वक्त, वेदर नॉट उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू क्या है और उस पर ही रिकॉर्ड किया है या फिर नहीं किया है, तो वो भी आपको यहां पे देखना पड़ेगा। तो कौन से 4 पॉइंट्स? पहला, एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट क्या इंक्लूड हुए हैं वो देखूंगा। दूसरा, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो कर रहे हो क्या? हाँ। तो हाउ डू यू कंपेयर द कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट। दूसरा, हाउ डू यू डील विद द वेरिएंसेस, हाउ डू यू ट्रीट इट, हाउ डू यू एनालाइज इट एंड हाउ डू यू अकाउंट फॉर इट। तीसरी बात, टेस्ट चेक करो, क्या चीज? कॉस्ट प्राइसेस विद द इनवॉइस, cost price with the invoice। और last point, follow up in case of valuation of damaged or obsolete items that we have identified during the physical verification or observation whether or not they are valued at net realizable value। ठीक है, आ जाओ यहाँ पे देखो क्या लिखा है। पहला क्या था? elements of cost, ascertain what elements of cost are included। if standard costs are used, then inquire with basis of standards how these are compared with the actual cost and how variances are analyzed, accounted for and treated in the accounting records। तीसरी बात, टेस्ट चेक द कॉस्ट प्राइस विद द परचेज इनवॉइसेस इन द मंथ्स प्रायर टू द काउंटिंग। अभी हाल ही के जो इनवॉइसेस होंगे तो वो अपने को लेटेस्ट रेट पता चलेगा उससे। चौथा, फॉलो वैल्यूएशन ऑफ ऑल डैमेज्ड और ऑब्सोलेट इन्वेंटरीज नोटेड ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ फिजिकल काउंट विद अ व्यू टू एस्टैब्लिशिंग अ रियलिस्टिक नेट रियलाइजेबल वैल्यू। ठीक है, चलो फटाफट से मेरे साथ बोलेंगे ऑडिट ऑफ आइटम्स ऑफ एफएस में जब मैं इन्वेंट्री में
आपका कौन सा दर्शन चेक कर रहा हूं, वैल्यूएशन का दर्शन चेक कर रहा हूं, तो उसमें रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन पे हम कौन कौन से 4 पॉइंट्स पे ध्यान देंगे। पहला दोस्तों हम क्या देखते हैं, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ द कॉस्ट बीइंग इंक्लूडेड। दूसरा पॉइंट मैंने क्या बोला था, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग फॉलो करते हो तो हाउ डू यू कंपेयर द कॉस्ट विद द एक्चुअल कॉस्ट एंड हाउ डू यू डील विद द variances, how do you treat it, how do you analyze it and how do you account for it in the accounting records। तीसरी बात मैंने क्या बोली थी, that you have to test check the cost prices with the latest invoices। कौन से वाले, just of the month prior to the वैल्यूएशन पीरियड, जब हम वैल्यूएशन कर रहे हैं रिपोर्टिंग डेट के। और लास्ट वाला कौन सा बोला, फॉलो अप इन केस ऑफ वैल्यूएशन ऑफ डैमेज्ड एंड ऑब्सोलेट आइटम्स फॉर डिटरमाइनिंग देयर नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो ये 4 पॉइंट्स हैं जो हमें वैल्यूएशन एड्रेस करने में किसका, रॉ मटेरियल का हमको करने पड़ेंगे। ठीक है, चलो आगे आ जाओ मेरे साथ वर्किंग प्रोग्रेस पे। वर्किंग प्रोग्रेस में क्या देखना है हमको, 3 पॉइंट्स हैं। सबसे पहला वाला तो एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट ही देख लो, ठीक है, कि व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट आर इंक्लूडेड इन द वर्क इन प्रोग्रेस। अब यहां पे ओवरहेड अगर इंक्लूडेड है, ओवरहेड क्या होते हैं, अदर देन जो मटेरियल कॉस्ट आपका होता है, अदर देन जो लेबर कॉस्ट आपका होता है। ओवरहेड मतलब ओवरहेड ऊपर से डाला गया खर्चा जो सब पे लगता है, हर मटेरियल पे लगता है। इफ ओवरहेड व्हाट इज द बेसिस फॉर इंक्लूजन। जो ये शब्द आपको दिख रहा है ना, इतना सा लिखा हुआ ये प्रोसीजर है, इस प्रोसीजर पे ऑडिट में ऑलमोस्ट 12 से 13 घंटे लगते हैं सिर्फ काम करने में, इतना टफ होता है। इफ ओवरहेड आर देयर देन व्हाट इज द बेसिस ऑफ इंक्लूजन, किस बेसिस पर आपने उसको इंक्लूड किया है वर्किंग प्रोग्रेस के वैल्यू में। तो ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मटेरियल कॉस्ट जो भी आप इंक्लूड कर रहे हो वर्किंग प्रोग्रेस के वैल्यूएशन में, इट शुड इंक्लूड द एबनॉर्मल वेस्टेज। नॉर्मल वेस्टेज है वो इंक्लूड करो आप, लेकिन जो एबनॉर्मल वेस्टेज हो जाता है ना, जो नॉर्मल नहीं है एबनॉर्मल वेस्ट हो रहा है, वो आप एक्सक्लूड करोगे कॉस्ट में से। एंड हाउ एट वेरियस स्टेजेस, अलग अलग स्टेजेस रहते हैं वर्किंग प्रोग्रेस पे, वैल्यू एडिशन इज मेजर्ड, कि किस स्टेज पे कितना वैल्यू एडिशन उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो मैं बना रहा हूं, वो वर्किंग प्रोग्रेस अभी बना नहीं है पूरा, तो किस स्टेज पे उसमें कितना वैल्यू ऐड हो गया है, और उसी बेस पर आप WIP बढ़ाते जाओगे, तो वो कैसे आप डिटरमाइन करते हो, कैसे मेजर करते हो। तो 3 पॉइंट जो आपको ध्यान रखने हैं यहां पे लिखे। असर्टेन हाउ द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशंस आर मेजर्ड, ठीक है। Ascertain what elements of costs are included if overheads are included. Ascertain the basis of its inclusion. Ensure that material costs exclude what abnormal wastages. ठीक है, तो अब चलो वापस इसको 1 मिनट में रिवाइज करेंगे कि भैया जब मैं वर्क इन प्रोग्रेस का वैल्यूएशन असर्शन एड्रेस कर रहा हूं तो कौन से 3 पॉइंट्स पे मुझको ध्यान देना है। सबसे पहला, व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट दैट आर बीइंग इंक्लूडेड, एंड इफ ओवरहेड इज आल्सो इंक्लूडेड देन व्हाट इज द बेसिस फॉर इट्स इंक्लूजन। और उसके बाद क्या दूसरी बात बोली मैंने, दूसरी बात मैंने बोली कि भैया जो मटेरियल कॉस्ट आप इंक्लूड कर रहे हो वो मटेरियल कॉस्ट क्या एक्सक्लूड करेगा, एबनॉर्मल वेस्टेजेस जो आपके होते हैं उसको एक्सक्लूड करेगा। ये तीसरा पॉइंट, दूसरा तीसरा बोल दिया। अब पहला वाला पॉइंट हमारा क्या लेता है, असर्टेन हाउ द वेरियस स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन और वैल्यू एडिशन इज बीइंग मेजर्ड। तो ये 3 पॉइंट्स आपको वर्किंग प्रोग्रेस के याद हो गए, ठीक है। चलो अब आ जाओ आप किस पे दोस्तों, फिनिश्ड गुड्स पर। फिनिश्ड गुड सिंपल है, कॉस्ट क्या इंक्लूड करी है और अगर ओवरहेड इंक्लूड किया है तो क्या उसको नॉर्मल कॉस्ट या फिर नॉर्मल रेट्स पर इंक्लूड किया है या फिर नहीं किया है। वेदर और नॉट इट इज वैल्यूड एट नेट रियलाइज्ड वैल्यू इफ लाइकली टू गेट वैल्यू लेसर देन कॉस्ट। अगर उसकी वैल्यू लेसर देन कॉस्ट हमको रियलाइज होगी मार्केट में, कॉस्ट से कम वैल्यू हमको फैच होगी मार्केट में, तो क्या उसको NRV पे कैलकुलेट वैल्यू किया है या फिर नहीं किया है, कॉस्ट और NRV व्हिचएवर इज लोअर, तो AS2 हमको यहाँ पे लगाना पड़ता है, तो वो आप यहाँ पे देख लेंगे। Enquire as to what costs are included, how these have been established, and ensure that overheads included have been determined based on normal cost. Ensure that inventories are valued at net realizable value that are likely to fetch a value lower than their cost. तो ये 2-3 पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इस पे, ठीक है। तो ऐसे करके ये तीनों भी केसेस में मेरा आपको 3 क्वांटम इन्वेंटरी में वैल्यूएशन वाला पार्ट एड्रेस करा के हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कुछ स्पेसिफिक प्रोसीजर्स हैं इन केस ऑफ डैमेज्ड ऑब्सोलेट आइटम्स और स्लो मूविंग आइटम्स, ठीक है। देखो यहां पे क्या देखना है, कंपेयर द रिकॉर्डेड कॉस्ट विद द रिप्लेसमेंट कॉस्ट। कि रिकॉर्डेड कॉस्ट जो है आपकी इन प्रोडक्ट्स की, स्लो मूविंग की, ऑब्सोलेट डैमेज आइटम की, इनको आप कंपेयर करोगे इससे रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कि आज की तारीख में अगर इस पर्टिकुलर असेट को मुझे रिप्लेस, इस पर्टिकुलर इन्वेंटरी को मुझे रिप्लेस करना पड़ा तो कितना पैसा मुझे देना पड़ेगा, तो आप उस पर ही उसको वैल्यू करोगे। एग्जामाइन वेंडर प्राइस लिस्ट टू डिटरमाइन इफ रिकॉर्डेड कॉस्ट इज लेस देन द करेंट प्राइसेस। जो रिकॉर्ड हुई है ना कॉस्ट, इट इज लेस देन द करेंट प्राइस और नॉट, वेंडर प्राइस लिस्ट आप चेक करोगे।
कैलकुलेट इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो अगर आपका कम हुआ है फिर सिग्निफिकेंटली लोअर, इसका मतलब है ऑब्सोलेट इन्वेंट्री आपके पास ज्यादा पड़ी हुई है, ऑब्सोलेट इन्वेंट्री में भी रिवील। तो एमसीक्यू में टेस्ट किया जा सकता है, इसको याद रखना। इन मैन्युफैक्चरिंग एनवायरमेंट टेस्ट ओवरहेड एलोकेशन रेट्स that ensure that only direct labor, direct material and overhead have been included in the allocation rates. Verify the correct application of lower of cost to net revenue, मतलब ये तो सही से लगाया नहीं लगाया, 3-4 पॉइंट्स यहाँ पे देखने, ठीक है। ये डिस्क्लोजर वाला पार्ट तो आप अपने से देखना, ये मेरा बता के हो गया। और हमने कहाँ पे छोड़ा था दोस्तों? हाँ, हमने ये वाला पार्ट छोड़ा था, है ना। तो यहाँ पे देखो हमको राइट्स देखना है, राइट्स वाला जो हमारा राइट्स एंड ऑब्लिगेशन वाला असर्शन होता है ना, उसको यहाँ पे हमको वेरीफाई करना है। तो क्या देखेंगे यहाँ पे कि भैया जो लीगल ओनरशिप है ना इन्वेंट्री की, वो हमारी मतलब मैनेजमेंट की, कंपनी की ही है या फिर नहीं है, वो चेक हमको यहाँ पे करना है। तो कैसे करोगे, कैसे करोगे? ओनरशिप के लिए सबसे पहले आप इनवॉइस देख लो कि भैया हमें वेंडर ने इनवॉइस बना के दिया है, उस पर जो कस्टमर है, कस्टमर का नाम मेरा ही लिखा है क्या, मतलब मैनेजमेंट जो कंपनी है उसका नाम लिखा है क्या, वो चेक कर लो। तो एग्जामाइन इनवॉइसेस फॉर एविडेंस ऑफ ओनरशिप, दैट इज इनवॉइसेस शैल बी इन द नेम ऑफ द क्लाइंट, मतलब कस्टमर नेम में मेरा नाम होना चाहिए। फॉर इन्वेंट्री हेल्ड बाय थर्ड पार्टी, अब थर्ड पार्टी के पास भी इन्वेंट्री हो सकती है क्या? ऐसे 500 की याद करो, हम वहाँ पे क्या करते थे, मैं उसकी कंफर्मेशन ऑब्टेन करता था या फिर अपने बंदे को वहाँ पे भेज के वेरीफाई करवाता था? हाँ, करवाता था सर। तो फॉर इन्वेंट्री हेल्ड बाय द थर्ड पार्टी द ऑर्डर शुड इंसिस्ट ऑन ऑब्टेनिंग द डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन मतलब कंफर्मेशन फ्रॉम द थर्ड पार्टी ओनर्स बिजनेस लेटर हेड, उसके लेटर हेड लिख के भेजो हमको कंफर्मेशन पूरा कि तुम्हारे पास इस पर्टिकुलर कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी हुई है और उसकी ओनरशिप इनके पास। कंफर्मेशन हो गया, 2 पॉइंट बता के मेरे हो गए। अब कभी कभी कंसाइनमेंट पे माल बेचते हैं, हमने तुमको दे दिया, अब तुम उसको आगे बेच देना, नहीं बेचा वापस दे देना, मतलब तुम मेरे ब्याह इन्वेंट्री अपने पास रखे हुए हो। तो वहां पे मुझे क्या करना पड़ेगा? कंसाइनमेंट एग्रीमेंट को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा कि कंसाइनमेंट के टर्म्स क्या हैं। एवेल्युएट द कंसाइन गुड्स, डिटरमाइन एग्जिस्टेंस ऑफ कोलेटरल एग्रीमेंट्स। कोलेटरल एग्रीमेंट्स क्या होते हैं? जहां पे आप अपने स्टॉक को कोलेटरल रख के कुछ हमने लोन वोन उठा रखा हो, तो उन एग्रीमेंट्स को आप एक बार देखो कि ऐसा तो नहीं कोलेटरल आपने रखा हो, पैसा ना दे रहा हो, तो अभी वो लीगल ओनरशिप उन पर ट्रांसफर हो गई हो। तो कोलेटरल एग्रीमेंट को वेरीफाई करो और वाउच रिकॉर्डेड परचेज टू द अंडरलाइन डॉक्यूमेंटेशन, तो बेसिक डॉक्यूमेंटेशन होती है उसको आप चेक करो, परचेज की डॉक्यूमेंटेशन जो होती है उससे भी आपको राइट्स के ऊपर कंफर्ट मिल जाएगा। तो 4 पॉइंट्स आपके राइट्स के हो गए। किसके केस में दोस्तों? इन्वेंट्री के केस में, ठीक है जी। चलिए, तो ऐसे करके इन्वेंट्री वाला पार्ट भी मेरा आपको खत्म हो गया बता के, ठीक है जी। चलो, तो यहां से हमने पढ़ लिया, ये बेस्ट है, क्वेश्चन यहीं से आएगा, ठीक है। मतलब अगर इन टॉपिक से आया तो यहीं से आएगा, इसके बाहर नहीं आने वाला वो, ठीक है। अब अगर आप इसको ऐसा करते क्वेश्चन बैंक में जो जो पूछा गया है उतना उतना पढ़ के जाते तो क्या होता, कुछ यहाँ पे टॉपिक होता जो कि क्वेश्चन बैंक में अभी तक नहीं पूछा हुआ है आईसीएआई ने, और वहाँ पे नहीं है, और वो अभी अगले डे में पूछ लेंगे, तो फिर आपके मार्क्स वहाँ पे चले जाते 4 नंबर, है ना। तो बेस्ट ऑप्शन इज टू लर्न इट फ्रॉम द बुक डायरेक्टली, कंप्लीट 100%, 90% मान लो, 90% पढ़ के जाओ किताब से, ठीक है। चलो, तो ऐसे करके ये मेरा पार्ट हो गया, हमारा आज का सेशन खत्म हो गया। हमने 3 आइटम्स टारगेट करे थे, कौन कौन से थे? कैश देखा हमने, ट्रेड रिसीवेबल देखा, और उसके अलावा हमने क्या देखा दोस्तों? इन्वेंट्री देखा आखिरी में। ट्रेड रिसीवेबल, कैश और इन्वेंट्री वी आर डन विथ। अगले सेशन में हम और कुछ टारगेट करेंगे, इन्हीं लिस्ट में से कुछ 3 आइटम्स और उठाएंगे, उनको भी टारगेट करेंगे और उसको भी खत्म करेंगे, ठीक है जी। चलिए, थैंक यू सो मच, टिल देन बेस्ट ऑफ लक एंड बाय बाय।